Hello everybody, नमस्कार. My name is Vikas Kumar. Welcome to my channel The Ethical Bureaucrat. अभी तक we have completed history. History में भी we have seen ancient, medieval and modern, right? इसके बाद we have completed geography, world geography and Indian geography. And through this video हम लोग का जो पॉलिटी का सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वो कंप्लीट पूरा का पूरा हो जाएगा, जिसमें हम लोग 2011 से लेके 2024 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, राइट? अभी तक पॉलिटी में वी हैव कंप्लीटेड 10वां चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1 to 4, एंड इससे हमारा 138 क्वेश्चंस के आसपास कंप्लीट हो गया था, ठीक है? एंड इस पर्टिकुलर वीडियो से के थ्रू वी विल कंप्लीट चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9th, एंड टोटल इसमें 51 क्वेश्चंस हैं, एंड ये दोनों मिला के हमारा 189 क्वेश्चंस जो कि 2011 से 2024 तक में अपीयर हुआ है इंडियन पॉलिटी में, वो सारा का सारा इन ग्रेट डिटेल कवर हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको पीडीएफ इस लेक्चर का चाहिए तो आप प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन करें, इस ग्रुप को ज्वाइन करें, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 5th चैप्टर, दैट इज जुडिशरी. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2024. पहला क्वेश्चन बोल रहा है रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू. तो ये किसके लिए या क्यों इशू किया जाता है? अगर हमको सिर्फ रिट ऑफ प्रोहिबिशन का पर्पस भी पता होगा तो मेरा काम इस क्वेश्चन में आराम से निकल जाएगा. पर्पस क्या होता है कि यहाँ पे हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को रोकता है. कब? जब ये लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम कर रहा है, ठीक है? तब हायर कोर्ट क्या करता है? इसको रोकता है, ठीक? तो अगर इतना पता है तो हम आराम से हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा हमारा सी, कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन द केस. ठीक, सिर्फ इतना सिंपल, इतना ही पता होना चाहिए था और कुछ नहीं. एंड दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम 2024, राइट? लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको कोई भी नोट्स वगैरह कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है इसके अलावा, ठीक है? सिंपल आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो नोट्स जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ो, 1 से 2 बार पढ़ो. इसके बाद हम लोग पॉलिटी को कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब कवर करेंगे. इसमें भी जब पॉलिटी थ्रू लेक्चर्स कवर करेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में देख लेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ थोड़ा सा चीज़ स्पीड में होगा. एंड इसके बाद हमारा करंट अफेयर्स के लिए पीटी 365 हो गया, हमारा काम कंप्लीट. क्लियर है? अच्छा, तो यही सेम चीज़ हम लोग आंसर देख ली. रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या है? एक ऐसा लीगल रेमेडी टू प्रिवेंट लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग देयर जुरिस्डिक्शन or acting beyond their authority. This is issued by higher court to stop an inferior court or tribunal from continuing proceedings or exercising jurisdiction in a specific matter. Purpose क्या है? Purpose है to ensure proper balance of power and correct jurisdictional error. जब भी लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम करेगा तब उसको हायर कोर्ट रोकेगा. एंड ये भी तो मतलब हमें पता ही है ना कि 5 तरीके का रिट्स होता है: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी, क्यो वारंटो. ये क्वेश्चन पूछा था प्रोहिबिशन को लेके, ठीक है? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम 2023. क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनैक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल सा ये देखो कि फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक, या हैं अभी, सॉरी हैं. अब ये फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस थे, राइट? ठीक है. अब इस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा होगा? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट कर रहा होगा, ठीक है? तो ये फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन थे. ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को ओवरकम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ. तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनमें से हैं, ए बी सी डी, कौन सा है वाइडली बिलीव्ड, किसको ज़्यादा माना जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को ओवरकम करने के लिए किया गया था. कौन सा होगा? तो देखो, पहला बात तो ये समझ लो कि ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया यूपीएससी के द्वारा, ठीक है? अच्छा, जब ड्रॉप कर दिया गया मतलब तो लेकिन इसका बहुत सारे इंस्टीट्यूट या फिर आप मतलब जब पढ़ते हो किताब वगैरह तो आपको पता चलता है कि इसका आंसर होगा ए. कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसका आंसर बी भी बताते हैं, ठीक है? कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, मतलब क्या बोलते हैं, वो इसका आंसर हो सकता है. लेकिन
आप अगर मतलब मेरा बात मानो तो आपका आंसर फर्स्ट अमेंडमेंट ही होगा। ठीक है, अब देखो हुआ क्या एक्चुअल में। जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट कब हो रहा है, 1951 में। ठीक है, तो जैसे क्या था पहले हिसाब किताब कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना, मतलब ये एकदम मतलब ऐसे समझने के लिए समझना कि फंडामेंटल राइट सेक्रोसेंट, आप इसको अमेंड वगैरह नहीं कर सकते हो। ये जो दिया हुआ है ना, ये मतलब मतलब ऐसा चीज़ है जिसको सरकार पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है। क्लियर है बात? ऐसा किसका कहना था? सुप्रीम कोर्ट का कहना था। ठीक है, जैसे आर्टिकल मान लो 19 है, ये फ्रीडम का बात करता है, जैसे स्पीच असेंबली है ना, वैसे जैसे राइट टू प्रॉपर्टी का बात करता है। तो इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है सरकार, ऐसा किसका कहना था? सुप्रीम कोर्ट का कहना था। ठीक, लेकिन सरकार का अपना पॉइंट था कि ठीक है भाई, आपको राइट टू स्पीच है, राइट टू असेंबली है, लेकिन उसके चक्कर में ऐसा थोड़ी होगा कि आप पब्लिक ऑर्डर खराब कर दो, आप मोरालिटी के अगेंस्ट चले जाओ, आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए मतलब खतरा बन जाओ। राइट, तो सरकार का भी मतलब अपना कुछ पॉइंट्स था ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होने का क्या मतलब है कि आप मतलब पब्लिक ऑर्डर खराब कर दो, आप नेशनल सिक्योरिटी गड़बड़ कर दो, एकदम नहीं ना। तो रेस्ट्रिक्शंस तो होना चाहिए, पहला बात। दूसरा, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ये राइट मिल रहा है तो फिर लैंड रिफॉर्म्स को लाने में सरकार को दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ मिला जुला के कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को मतलब एकदम सर्वोपरि मान रहा था, मतलब इस हिसाब किताब से कि सरकार इसको छेड़खानी, सरकार इसके साथ कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता है। अब इसी चीज़ को ध्यान में रख के, क्योंकि सरकार को भी वेलफेयर मेजर्स लाने थे, सरकार को भी शांति बनाए रखना था, सोशल ऑर्डर मेंटेन रखना था, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रखना था, नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन रखना था, लैंड रिफॉर्म्स जैसे रिफॉर्म्स लाने थे, तो सरकार क्या करता है कि ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो था सुप्रीम कोर्ट का कि फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकता है, इसको ओवरकम करने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट सरकार लाया। ठीक है, तो दो दिस क्वेश्चन वॉज ड्रॉप्ड बाई यूपीएससी, लेकिन अगर मान लो कि आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट के आंसर्स को देखोगे तो आपको आंसर ए ही मिलेगा। राइट, तो आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, तो देखो जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट वही बात है कि दिस वाज पास टू एड्रेस द कंसर्न अबाउट हाउ सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड द फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट का क्या मानना था कि दीज राइट्स वर सीन एज लिमिटिंग द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक, तो यही सब चीज़ को, तो क्योंकि मतलब कोर्ट का क्या कहना था कि आर्टिकल 19 जैसे स्पीच एंड असेंबली का बात करता है, राइट टू स्पीच, राइट टू असेंबली का बात करता है, तो इसके साथ छेड़खानी नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार को लग रहा था कि नहीं भाई, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, नेशनल सिक्योरिटी ये भी तो जरूरी है। ठीक, जैसे प्रॉपर्टी राइट्स को अगर रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा तो लैंड रिफॉर्म कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? तो ये सारा कुछ किया गया किसके थ्रू? फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक, तो इसी के लिए इसका आंसर फर्स्ट अमेंडमेंट ही कंसिडर किया जाएगा। अब बाकी जो अदर अमेंडमेंट्स थे जैसे 44, 42nd, 44th एंड 86th, तो वो भी सिग्निफिकेंट थे बट डिडंट फोकस ऑन एड्रेसिंग द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। जैसे 42nd अमेंडमेंट जो था, दिस एक्सपेंडेड एग्जीक्यूटिव पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी। 44th अमेंडमेंट जो था, ये रिस्टोर किया डेमोक्रेटिक राइट्स पोस्ट इमरजेंसी। 86th वाला का बात करें तो इट इंट्रोड्यूस राइट टू एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यही होगा। ठीक, चलो देखो 2023 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट रिजर्वेशन पॉलिसी मेड अंडर आर्टिकल 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration। ठीक, तो ये पॉइंट अगर मान लो आपको नहीं भी पता है, ठीक है, लेकिन लॉजिकली अगर सोचो तो सही बात है ना कि रिजर्वेशन पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है अपने बहुत सारे जजमेंट्स में, कुछ जजमेंट्स में, कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो होगा उसको आपको एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब किताब से देखना है। राइट, तो ये आपको अगर लॉजिकली आप देखो तो आपको ये स्टेटमेंट ठीक ही लगेगा, लेकिन अभी फॉर टाइम बिंग मान लो कि यही आपको इस पर कन्फ्यूज़न है, आपको नहीं पता है कि आंसर ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप हमको बताओ कि अभी तक कितने बार हम आपको बता चुके हैं कि जब भी ऐसा डिफाइंस, प्रोवाइडेड इन, एक्सप्लिसिटली मेंशंस, इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट होगा तो हम 50 बार अभी तक आपको बोल चुके हैं कि आपको कॉशियस होना है। ठीक, एंड मतलब जुडिशियल रिव्यू एंड इस तरीके के टर्म्स आपको क्या बोलते हैं, डिफाइन नहीं है। एंड एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये डिफाइन रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में।
तो जहाँ आप ये चीज़ मतलब अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपने सॉल्व किए हैं उसके बेसिस पे जहाँ आप ये कंक्लूजन निकालते हो कि स्टेटमेंट 2 जो है हमारा ये गलत है, तो आप तुरंत मतलब आपको समझ में आ जाएगा स्टेटमेंट 2 गलत, एंड जैसे स्टेटमेंट 2 गलत है तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज दिस इज द ओनली ऑप्शन जहाँ पे स्टेटमेंट 2 को गलत बताया गया है। ठीक, तो हमको पता चल गया उस लॉजिक से कि स्टेटमेंट 1 जो होगा वो मेरा सही होगा। क्लियर है? तो जैसे ये नागराज केस एंड जर्नैल सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट का ये केस था ऑन रिजर्वेशन इन प्रमोशन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली if it does not compromise overall administrative efficiency, एंड ये जो efficiency of administration का बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके के टर्म को नहीं डिफाइन करता है। ठीक है, इस टर्म को मेंशन कर रहा है, ठीक है ना, जैसा कि 335 कहता है, लेकिन डिफाइन नहीं करता। हमसे यही तो पूछ रहा है ना। ठीक, एंड उस हिसाब से देखो सिर्फ दिस इज द ओनली ऑप्शन जहाँ पे स्टेटमेंट 2 को इनकरेक्ट बताया है। राइट, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी मतलब बहुत विचित्र तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देखते हैं इसको। विथ रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय कोर्ट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2-3 बात जो हमको ध्यान रखना है कि 5 तरीके का रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड क्यो वारंटो। जो पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखे थे वो प्रोहिबिशन के बारे में था। ठीक है, इसमें मैंडेमस एंड क्यो वारंटो के बारे में बोल रहा है। ठीक है, चलो पहला हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखते हैं एक बार। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, कि मैंडेमस किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं लाई करेगा जब तक वो पब्लिक ड्यूटी ना करे। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? मैंडेमस का मतलब होता है टू कमांड। मतलब कि यहाँ पे हाई कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं, हायर कोर्ट क्या कह रहा है? हायर कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट यहाँ पे किसी पर्सन, किसी पब्लिक अथॉरिटी को कह रहा है, कमांड कर रहा है ना। तो क्या कमांड कर रहा है कि आपका ये काम है, आप ये काम को करो। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? या उसको कोई अनलॉफुल काम करने से रोक रहा है। कौन रोक रहा है? सुपीरियर कोर्ट किसी पब्लिक अथॉरिटी को रोक रहा है कि आपका ये काम है तो आप ये काम करो, या आपका ये काम नहीं है, आप ये काम अनलॉफुली नहीं कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे रोक रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके का कमांड दे रहा है। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है कि मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जब तक कि वो किसी पब्लिक ड्यूटी को ना करे। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी का बात होता है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। भले ही वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो, फिर भी मैंडेमस लाई उसके अगेंस्ट में नहीं कर सकता है। तो इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट आप बताओ सही होगा कि गलत? उस लॉजिक के हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या होगा? तो देखो, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, बहुत से अदर एक्सपर्ट्स का मानना है, या यूपीएससी एक्सपर्ट्स का मानना है, यहाँ पे हम कोचिंग ही लिख देते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। ठीक, उनका क्या है कहना कि गवर्नमेंट कंपनी के अगेंस्ट में मैंडेमस लाई करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के पास, गवर्नमेंट कंपनी एक पब्लिक अथॉरिटी है। यहाँ क्या बोल रहा है कि मैंडेमस विल नॉट लाई, आप मैंडेमस को यूज नहीं कर सकते हैं वैसे कंपनी के लिए, भले ही वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो। ठीक, नहीं तो इनका कोचिंग का कहना है कि नहीं आप कर सकते हो, ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। लेकिन यूपीएससी अपने ऑफिशियल आंसर की में इस स्टेटमेंट को सही मान रहा है। ठीक है, एंड यही इस क्वेश्चन के साथ मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। राइट, कि हमको इस स्टेटमेंट को सही मानना है क्योंकि यूपीएससी इस स्टेटमेंट को सही मान रहा है। ठीक है, समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम था? एंड थर्ड, any public minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. This statement is correct. ठीक है, एंड सिर्फ क्यू वारंटो ही क्यों, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन जो है वो एज अ पिटिशनर मूव कर सकता है कोर्ट में टू ऑब्टेन द रिट ऑफ एनी ऑफ द रिट्स। राइट, क्लियर है बात? तो अगर यूपीएससी के हिसाब से देखेंगे तो आंसर क्या होगा? यूपीएससी के हिसाब से आंसर होगा 1, 2 एंड 3, जो हमको, क्योंकि हमको भी तो फाइनली मतलब यूपीएससी का एग्जाम देना है ना, तो 1, 2, 3 तीनों को सही मानेंगे। लेकिन कोचिंग के या मतलब एक्सपर्ट्स के हिसाब से आप बात करो, कोचिंग क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट तो आज भी मतलब कंट्रोवर्शियल ही है ना कि होगा नहीं होगा करके। ठीक है, तो ये कोचिंग वालों के हिसाब से अगर देखोगे तो उसका आंसर हो जाता है सी। ठीक, तो देखो अब होगा क्या, 100 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन तो प्रॉब्लम करेगा ही, तो जो प्रॉब्लम करेगा बस उसके मतलब वो कुछ एक ऐसा एक्सेप्शनल पॉइंट आपको दिमाग में रखना ही होगा। ठीक है, तो वैसे ही स्टेटमेंट ये भी हो गया एक। राइट, तो देख लो जल्दी से। तो मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन
unless it is entrusted with a public duty. This statement was considered by UPSC as correct. Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. तो ये स्टेटमेंट कोचिंग वाले इसको गलत कर मतलब मानते हैं कि गलत है ये. अगर गवर्नमेंट कंपनी होगा भाई तो आप एकदम मैंडामस यूज़ कर सकते हो, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से ये आंसर सही है. एंड फिर ये कि कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन जो है कैन बी अ पिटिशनर टू मूव कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यो वारंट. दिस स्टेटमेंट वाज करेक्ट. तो हम यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं ना कि 1, 2 एंड 3 दिस इज अकॉर्डिंग टू यूपीएससी आंसर की. ठीक. एंड यहाँ देखो, यहाँ पे हम भले ये कट करके लिख दिए हैं कि ये कोचिंग के हिसाब से है रॉन्ग, लेकिन यहाँ हम लिख दिए हैं आपके लिए कि यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. थर्ड नहीं, सॉरी, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होगा. मैंडामस का मतलब क्या होता है? मैंडामस का मतलब होता है टू कमांड. इसमें क्या करता है कि एक सुपीरियर कोर्ट इशू करता है किसी पर्सन या किसी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में, बोलता है उसको कि आप अपने पब्लिक ड्यूटी को करो, या फिर उनको रोकता है फॉर एक्टिंग फ्रॉम एक्टिंग अनलॉफुली. दिस कैन बी इशूड अगेंस्ट अ गवर्नमेंट कंपनी if it performs a public function or is assigned public duty subject to judicial review. एंड यही जो कारण है ना, क्योंकि बहुत सारे बुक इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, यही जो है वो कारण बन जाता है हमारा कि क्यों सेकंड स्टेटमेंट जो होगा ये गलत होगा. क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? ठीक. एंड फिर वही कि मैंडामस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट कंपनी. ठीक. क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विथ रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 2022 का क्वेश्चन है, बोल रहा है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स. कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर लीगल फर्म को तो आप एडवोकेट्स कहते हो, लेकिन कॉर्पोरेट लॉयर पेटेंट अटॉर्नी को आप एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. सिंपल सा कारण क्या है कि कॉर्पोरेट लॉयर एंड पेटेंट अटॉर्नी को भी एडवोकेट के रूप में देखा जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है. ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट, बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज. दिस स्टेटमेंट वाज करेक्ट. अब देखो एक बात को समझो, ये क्वेश्चन 2022 में जब पूछा गया तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द टफ क्वेश्चन था, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था. ठीक है. अभी बैठ के मतलब 10 लोग 10 तरीका बताएंगे कि ये लॉजिक से वो लॉजिक से, तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा. मेरा नोट्स पढ़ के जाते तो वहाँ हो जाता कुछ नहीं. ये 2022 के बाद लोग अपने नोट्स में इंक्लूड करने लगे ये लॉयर, एडवोकेट्स, है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों के बारे में. पहले कोई नहीं पढ़ाता था या कोई पढ़ता भी नहीं था. तो ये एक टफ क्वेश्चन था. इसका फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर इसका बी होगा. ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 सही है. ठीक. तो वही सेम चीज़ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंस्पेक्ट करता है यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेजेस को. इट एम्स टू प्रमोट लीगल एजुकेशन एंड सेट स्टैंडर्ड्स एंड दिस इज डन इन कंसल्टेशन विद इंडियन यूनिवर्सिटी एंड स्टेट बार काउंसिल. एंड जहाँ तक इसका बात है, ये कॉर्पोरेट लॉयर पेटेंट अटॉर्नीज का, तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के हिसाब से कॉर्पोरेट लॉयर एंड पेटेंट अटॉर्नी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट इफ दे फुलफिल द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड आर इनरोल्ड विद द बार काउंसिल. तो इनको भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है एज एडवोकेट्स. यहाँ एक्सक्लूडेड लिख रहा था, इसीलिए ये गलत हो गया. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 2022 का ये क्वेश्चन है एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, आगे के लिए. उस वक्त शायद लोग को टफ लग रहा था, एंड टफ लगना भी चाहिए, टफ था भी है. राइट. चलो देखते हैं. बोल रहा है परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सान्याल कमेटी. अब ये सब आपको लक्ष्मीकांत में नहीं पढ़ने को मिलता है. ये सब कोई भी लोग अपने नोट्स में नहीं इंक्लूड करते हैं. ठीक. हम लोग जनरली सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में एक बेसिक आइडिया लेके जाते हैं एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे ये कमिटी का नाम डाल के क्वेश्चन को टफ कर दिया था. तो क्या पूछ रहा है देखो, परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सान्याल कमिटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 वाज पास्ड. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. पहले एक्चुअली एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1952 था, लेकिन फिर उसको अमेंड करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 आया. एंड वो जो अमेंडमेंट वगैरह हुआ वो एच.एन. सान्याल कमेटी के रिपोर्ट या रिकमेंडेशन के बेसिस पे हुआ. ठीक है बात. तो उस हिसाब से, क्योंकि हमसे तो यहाँ 1971 ही पूछा है, तो फिर सही हो गया. ठीक है. दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ. ये इतना तो हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं, सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, तो हम लोग इतना तो पढ़ के जाते हैं. तो स्टेटमेंट 2 तो हम लोग आराम से सही कर लेंगे. चलो, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इसमें है, इसमें है, तो ये दोनों तो ऐसे ही जाएगा, नहीं होगा आंसर. ठीक है. अच्छा, अगर स्टेटमेंट 2 इसमें है, इसमें, इसका मतलब 1 तो पक्का सही होगा. तो हमको अगर ये भी बात नहीं पता होता
तो भी हमको उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस इज़ द वे यू हैव टू थिंक इन द एग्ज़ाम, राइट। और ये चीज़ अभी कहाँ से आएगा, अगर आप ये सोचोगे कि अच्छा अभी तो कोई भी बैठ के ऐसे बोल देगा, नहीं, यही चीज़ तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मदद कर रहा है ना, कि अभी आप रिस्क लो, अभी आप जो सोच रहे हो उस हिसाब से दिमाग लगाओ यहाँ पे ऑप्शन में, कि क्या वो लॉजिक मतलब सही में 4-5 क्वेश्चंस पे काम करता है क्या। जैसे ये स्टेटमेंट पे 100% श्योर है ना भाई, इतना तो हम लोग पढ़ के ही जाते हैं ना, तो होगा ये स्टेटमेंट पक्का होगा। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कॉन्टेम्प्ट, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। अब खुद से बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, 99% केस में ना ये आंसर गलत ही तो होगा ना ये स्टेटमेंट। तो जहाँ 3 गलत हुआ तो वैसे भी इसमें 3 है, इसमें 3 है, गलत हो गया, ठीक। अब फोर्थ आता है, देखो बात को समझो, हमको जब ये पता चला कि मेरा सेकंड स्टेटमेंट 100% सही है, 100% सही है सेकंड स्टेटमेंट, तो मेरा वन तो स्टेटमेंट पक्का सही होगा, क्योंकि 1-2 इसमें भी है, 1-2 इसमें भी है। अब 4 के बारे में डाउट है, 4 थोड़ा सा पढ़ो, कि इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। खुद से बताओ, कानून कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा क्या, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगा क्या। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग कानून कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे ही तो बनेगा ना, पार्लियामेंट ही तो बनाएगा, तभी तो ये स्टेटमेंट सही हुआ है। मतलब अगर वन स्टेटमेंट सही है कि कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 4 सही होगा, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 दिस इज द मतलब एक्ट एट यूनियन लेवल ना, एंड यूनियन लेवल पे कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। तो उस लॉजिक से क्या होगा, मेरा 400% सही होगा। तो एक बार सिर्फ जस्ट समझने का प्रयास करते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग ये दोनों स्टेटमेंट के बारे में 100% श्योर हो सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 के तहत, हाई कोर्ट को आर्टिकल 215 के तहत, ठीक। आर्टिकल नहीं भी ध्यान है ना, तो भी जस्ट बिलीव मी कि हम लोग ये स्टेटमेंट एकदम बेसिक बच्चा जो भी नॉर्मल मतलब तैयारी कर रहा है उसको भी पता है। एंड डिफाइन वाला तो वैसे ही गलत होगा, जैसे गलत होगा ये गलत। 2 सही है, 2 इसमें है, 2 इसमें, मतलब ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, इसका मतलब 2 के साथ 1 तो इसमें भी है, इसमें भी है, 100% सही है। अब 1 कह रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, यहाँ लिख रहा है कि कुछ तो एक्ट बना हुआ है। अब ये जो एक्ट बना हुआ है ये तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट ही बनाया होगा, क्योंकि स्टेट लेवल पे एक एक्ट कैसे हो सकता है, दैट टू विद सेम ईयर। समझ में आ रहा है, तो उस लॉजिक से आंसर 4th स्टेटमेंट वो भी सही होगा। आंसर क्या होगा हमारा, बी। क्लियर है, तो देख लो यहाँ पे, जैसे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, तो डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है, कौन डिफाइन करता है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 डिफाइन करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, उसमें वो सिविल कॉन्टेम्प्ट, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट दोनों को डिफाइन कर देता है, ठीक है। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। दिस इज ऑल्सो करेक्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129 एंड 129 एंड 215 रेस्पेक्टिवली। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे कानून कौन बना सकता है, तो 7 शेड्यूल के हिसाब से यूनियन लिस्ट में आता है ये, ठीक। एंट्री नंबर 77। अब ये सब पता होना जरूरी है क्या, एंट्री 77 किसका बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, जुरिस्डिक्शन, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग कंटेम्प्ट ऑफ सच कोर्ट। तो मतलब ये सब बात यहाँ पे आप जस्ट इंक्लूडेड टू मेक यू रियलाइज कि यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग, राइट। आपको ये सारा कुछ नहीं, तो आप खुद सोचो ना, इस लॉजिक से आप कितना सारा कुछ याद करोगे, ठीक है। इसको तो जस्ट एज अ प्रूफ यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आपको तो सिर्फ इसी लाइन से आपको ये पता चलना चाहिए था कि बिकॉज वन स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट, तो 4th वाला भी सही होगा। एंड फिर वही कि एच.एन. सान्याल कमेटी वाला जो बात था कि एग्जामिन किया लॉ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे एंड फोकस किया ऑन प्रोसीजर्स एंड पनिशमेंट, एंड ये कमेटी अपना रिपोर्ट 1963 में सबमिट करता है, डिफाइन करता है, लिमिट करता है पावर ऑफ कोर्ट को इन कंटेम्प्ट केसेस। ये साथ ही साथ सजेस्ट करता है रेगुलेशन फॉर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। रिकमेंडेशन को वाइडली एक्सेप्ट कर लिया गया आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी स्टेक होल्डर, एंड एज अ रिजल्ट दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ 1971 was passed repealing the 1952 वाला एक्ट। क्लियर है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विथ, ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है कि जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मैजिस्ट्रेट, यहाँ तक सही है, एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। जब कंसर्न मैजिस्ट्रेट के कस्टडी में है तो वो जेल में बंद रहेगा, राइट, जहाँ कैदी लोग बंद होते हैं, ठीक है। जुडिशियल कस्टडी में किसके अंदर कस्टडी होता है, तो कंसर्न मैजिस्ट्रेट के अंदर, एंड वो जेल में रहता है।
पुलिस कस्टडी में वो पुलिस लॉकअप में रहता है, ठीक, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यहाँ तक कोई डाउट? दूसरा, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट एंड दिस स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट। आंसर क्या होगा? आंसर बी, 2 ओनली। अब देखो एक बात, ठीक है, एक तो ये जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में पुलिस आर नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सब्जेक्ट एंड कोर्ट यहाँ पे परमिट दे सकता है कि आप इंटेरोगेशन कर लो अगर कोर्ट को लगता है कि जरूरी है। पुलिस कस्टडी में क्या होता है? पुलिस ऑफिसर इन चार्ज में इंटेरोगेट द सस्पेक्ट, ठीक। एंड अगर जुडिशियल कस्टडी का बात करें तो सेक्शन 167 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर गवर्न करता है कस्टडी इन इंडिया। पुलिस कस्टडी में पुलिस हैव द फिजिकल कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड एंड अक्यूज्ड को कहाँ? पुलिस स्टेशन में जो हम लोग लॉकअप देखते हैं मूवी वगैरह में, वहाँ रखा जाता है, जो पुलिस स्टेशन के अंदर एक लॉकअप होता है वहाँ। एंड जुडिशियल कस्टडी में कस्टडी इज इन accused is in the custody of the concerned magistrate, accused is kept in jail। एंड यहाँ पे अगर पुलिस को इंटेरोगेट करना है तो उसको मैजिस्ट्रेट का परमिशन चाहिए होगा, पुलिस को परमिशन चाहिए होगा, राइट। एंड ये क्वेश्चन का आंसर ना एक्चुअली एक सीरीज था क्रिमिनल जस्टिस, शायद उसी साल आया था, पता नहीं वहीं से इंस्पिरेशन मिला था ये यूपीएससी को कि कहाँ से, लेकिन मतलब उस साल ये वेब सीरीज़ के कारण ये जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में था, बिकॉज इसी के इर्द गिर्द मतलब वो पूरा वेब सीरीज़ था, राइट। एंड बहुत सारे आजकल बहुत सारे मतलब मूवीज़ वेब सीरीज़ के थ्रू भी ये सारा कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाता है, जो कि हमको बुक में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग भूलने का ज़्यादा चांस है, लेकिन वेब सीरीज़ मूवीज़ के थ्रू भी मतलब ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में रह जाता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना, 2021 का था ये, अब 2021 का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस parole cannot be denied to such person because it becomes a matter of his or her right। एकदम अधिकार नहीं है, parole for law these are not the matter of right। आंसर गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, हाँ ये सही है क्योंकि प्रिजन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो सिर्फ सही कौन सा है? बी, 2 ओनली, राइट। चलो, तो वही चीज़ की ग्रांटिंग अथॉरिटी फॉर पैरोल कौन होता है? तो डेप्यूटी होम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। पैरोल क्या? अ सिस्टम फॉर टेम्पररीली रिलीजिंग अ प्रिजनर विद सेंटेंस सस्पेंशन। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, दिस कैन बी डिनाइड इवन विद अ वैलिड कॉज, ग्रांटेड ओनली फॉर सफिशिएंट कॉजेज, जैसे सीवियर इलनेस हो गया, डेथ हो गया फैमिली मेंबर का। दिस कैन बी डिनाइड इफ इट इज नॉट इन सोसाइटीज इंटरेस्ट। फर्लो के भी सिमिलर कंडीशन अप्लाई होते हैं, दी फर्लो कैन ऑल्सो बी डिनाइड फॉर द सेम रीजन। पैरोल एंड फर्लो दीज आर गवर्न्ड बाई प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894, पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये एक क्या दे रहा है, इसी यही चीज पे प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 एक क्वेश्चन पूछा था, ध्यान आ रहा है? ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है, आप लोग याद करो उसको, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होगा हमारा? स्टेटमेंट पहला गलत हो गया, स्टेटमेंट 2। एंड अगर इतना सारा कुछ अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी समझो ना, स्टेट गवर्नमेंट के ही अंडर तो ये प्रिजन सब्जेक्ट आता है, तो नियम कानून कौन बनाएगा फिर? ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, क्लियर है। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 कि 2021 का क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि कोई भी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या बताओ, ये बताओ ये सही है क्या? एकदम सही है, यही तो एक्टिंग जज होंगे ना, तो आंसर 1 सही हो गया हमारा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 सॉरी, स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है कि हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट डज, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है उसी प्रकार हाई कोर्ट भी कर सकता है। अब देखो एक बात बताते हैं, ये स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कुछ तो मतलब प्रॉब्लम है, ठीक, क्योंकि यूपीएससी के हिसाब से ये सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, ठीक। लेकिन कोचिंग के हिसाब से या कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से, एंड क्यों हम एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत से अच्छे टीचर्स का मानना है कि ये स्टेटमेंट सही है। क्यों मानना है ऐसा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस में, केस का नाम क्या था, एक सेकंड, एक केस था आपको पोटा कलिथिल रामकृष्णन, उसमें ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हाई कोर्ट ना अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। तो वही लॉजिक देना है कोचिंग इंस्टीट्यूट का या फिर बहुत सारे टीचर्स का, इवन लॉयर्स का भी, राइट, कि ये स्टेटमेंट सही होगा। लेकिन यूपीएससी जो है वो इस स्टेटमेंट को गलत मानते हैं, राइट। एंड आप बहुत से आई हैव मतलब गॉन थ्रू एन नंबर ऑफ
मटेरियल्स जहाँ पे मतलब हम इसका आंसर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल विजन आईएएस, आईएएस बाबा, इनसाइट आईएएस, या फिर दृष्टि आईएएस, या फिर अनअकैडमी, बहुत सारे लोग जो भी लोग अपने आंसर्स को पब्लिश करते हैं एंड या फिर वो लोग जो ऑफिशियल आंसर की निकालते हैं, जैसे विजन आईएएस का ही है, ठीक है, वो लोग मतलब अभी फिर से वो पूरा डॉक्यूमेंट निकालते हैं ना 10 साल 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वहाँ पे वो लोग क्लियरली बोले हैं कि यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग है, बट स्टेटमेंट 2 ये जजमेंट के हिसाब से सही है, ठीक है। तो ओवरऑल देखो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ये जो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को बुलाया जा सकता है कि टू सिट बैक एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए एंड जो जज को बुलाया जा रहा है उनका भी परमिशन चाहिए, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया, ठीक है। हाई कोर्ट वाला जो बात है ना कि ये अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है जैसा सुप्रीम कोर्ट करता है, तो यूपीएससी इसको गलत मानता है एंड उस हिसाब से आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, वन ओनली। अब देखो यहाँ पे जैसे ये हाई कोर्ट जो रिव्यू वाला बात है, तो उसके लिए क्या लॉजिक है कि आर्टिकल 137 of Indian Constitution deal with review of judgment or order by Supreme Court. Supreme Court has the power to review its own judgment or order. Review is subject to laws made by Parliament or rules under Article 145. लेकिन देखो यहाँ यूपीएससी का आंसर की जो है वो क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली ग्रांट हाई कोर्ट द पावर टू रिव्यू देयर ओन जजमेंट, लेकिन वही जो केस का हम नाम बताया आपको, पोटा कलथील रामकृष्णन वर्सेस तहसीलदार तिरूर एंड अदर्स, उसमें बोला गया था कि हाई कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैव दिस पावर, विच पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। लेकिन अगर अभी से भी ध्यान रख लेना है आपको इसको कि अगर यूपीएससी इसको गलत मान रहा है कि हाई कोर्ट नहीं कर सकता है ऐसा, यूपीएससी के हिसाब से अगर है तो आपको यही मान के चलना है कि हाई कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू नहीं कर सकता है, ठीक है। आपको यूपीएससी के आंसर की के हिसाब से ही चलना है, ठीक। अच्छा, बाकी ये जो था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में रिक्वेस्ट रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू एक्ट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टेम्पररीली, एंड दिस रिक्वेस्ट रिक्वायर्स द प्रीवियस कंसेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन पर्सन टू बी अपॉइंटेड, एंड एक्टिंग जज विल हैव द जुरिस्डिक्शन पावर प्रिविलेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, be entitled to allowances determined by Rashtrapati ji, enjoy the jurisdiction power privilege of Supreme Court judge. Question number 10 क्या कह रहा है, this is from 2020, कह रहा है कि in India separation of judiciary from executive is enjoined by, and ये one of the easiest question मतलब इसको consider किया जाएगा क्योंकि कुछ जो articles हम लोग पढ़ते हैं उसमें कुछ articles में हम लोग यही पढ़ते हैं कि आर्टिकल 50 कहीं ना कहीं जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने का बात करता है, एंड व्हाई यू नीड टू रिमेंबर दिस आर्टिकल 50, ताकि आप यही तो कुछ आर्टिकल्स है ना जिसको यू विल कोट इन योर मेंस आंसर, राइट, एंड वो आर्टिकल अगर 50 है तो वो तो ऑब्वियसली डीपीएसपी के तहत आएगा, राइट। सो आर्टिकल 50 पार्ट 4 डायरेक्ट स्टेट टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज। Criminal Procedure Code 1973 also mandates separation of judiciary from executive and ensure independent, impartial state functioning. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 2019 का क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इसमें से पूछ रहा है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। चलो पढ़ते हैं। द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाई ए स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। एकदम नहीं, स्पीकर जो हैं वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं एंड एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, एंड ये आप कैसे बताओगे, तो ये आप बताओगे मतलब न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह या करंट में कुछ मतलब इस तरीके का रहता है एंड उसी से इंस्पायर होकर ये स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। एंड अगर आप स्टैटिक को बहुत मतलब मजबूत तरीके से पढ़े हो तो भी आप इसको बता दोगे कि स्पीकर जो है वो एक्सेप्ट रिजेक्ट दोनों कर सकता है वो मोशन को, जो मोशन जज के को इम्पीच करने का बात करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ बोल रहा है कि स्पीकर रिजेक्ट नहीं कर सकता, नहीं, स्पीकर रिजेक्ट कर सकता है, वन गलत, जैसे वन गलत तो ये और ये गलत हो गया, मेरा नहीं होगा आंसर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर। आप खुद बताओ, ये तो गलत ही हो जाएगा, तो 2 गलत, तो 2 यहीं पे है, गलत ही हो गया, हटा दो। The details of the process of impeachment of a judge of Supreme Court of India are given in Judges Inquiry Act of 1968. तो देखो अब मेरे पास बचता क्या है, 3 ओनली, 3 एंड 4 ओनली, इसमें भी 3 इसमें भी 3, मतलब 3 तो पक्का ही सही है, ठीक है, डिस्कशन करने का कोई ज़रूरत है नहीं। लास्ट क्या बोल रहा है, अब हमको देखना है कि 4th सही है या नहीं। देखो
If a motion for impeachment of judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of that house and by not less than 2/3 of total members of that house present and voting, and this statement is correct, and उस हिसाब से आंसर सी होगा 3 और 4। अब ये क्यों सही है? क्योंकि आप बताओ जुडिशरी वाले चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाता है, जजेस को रिमूव कैसे किया जाता है, यही सब तो कुछ बेसिक जो है ना वो तो पढ़ना है ना हमको, एंड उस लॉजिक से क्वेश्चन स्टेटमेंट 4 सही होगा, तो आंसर हो जाएगा 3 और 4। ठीक, अब एक एक करके देख लो जल्दी से कि ये जो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है, दिस आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज। अंडर दिस एक्ट चेयरमैन एंड स्पीकर मे और मे नॉट एडमिट इम्पीचमेंट मोशन। ठीक है, तो वो स्पीकर एक्सेप्ट रिजेक्ट दोनों कर सकते हैं। जहाँ तक इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर का बात है तो ये डिफाइन नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड जजेस इंक्वायरी बिल 2006 जो है वो डिफाइन करता है। जजेस स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 वो प्रपोज करता है एक्सपेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ मिसकंडक्ट। ठीक है, तो बस हमको इतना मतलब पता होना चाहिए था कि इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ये डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, उसके बाद क्या, ये जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है ये आउटलाइन करता है द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रूविंग द मिसबिहेवियर और कैपेसिटी ऑफ अ जज इन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। तो ठीक है, ये तो मतलब नॉर्मल बात हो गया। एंड ये जो प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, वो क्या कह रहा है देखो, अ मोशन फॉर रिमूवल ऑफ जज मस्ट बी साइंड बाई 50 राज्यसभा मेंबर, या फिर अगर लोकसभा में इनिशिएट हो रहा है तो 100 लोकसभा मेंबर। द मोशन नीड्स टू बी पास्ड बाई मेजॉरिटी ऑफ द हाउस एंड 2/3 of those present and voting, and this is the statement what is written here, right? If the chairman or the speaker admits the motion, a 3-member committee is formed to investigate the charges. The committee includes chief justice or supreme court judge, chief justice of high court and a distinguished jurist. ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 2019 का ये क्वेश्चन है कि the 44th amendment to the constitution of India introduced an article placing इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। अब आप एक बात बताओ, बाकी कुछ भी नहीं भी पता है, ये भी पता है कि 40 सेकेंड तो चलो ठीक है, जो गड़बड़ होना था गड़बड़ हो रहा है 40 सेकेंड के थ्रू। 44th वाला तो मतलब बहुत सारे एरर्स जो पहले अमेंडमेंट के थ्रू किए गए थे उसको सुधारने के लिए किया जाएगा ना, तो ये काम तो एक तरीके का गलत ही काम है ना, कि आप प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को आप बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू आप रख रहे हो। ठीक है, तो ये तो मतलब एक तरीके का आप खुद सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप जुडिशियल रिव्यू के आप परे आप बियॉन्ड रख रहे हो इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर दैट थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू मतलब अच्छा काम किया गया, एंड ये दिस इज नॉट अच्छा काम, राइट? उस हिसाब से भी देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत होगा। अगर आपको कुछ नहीं सिर्फ इतना भी पता नहीं कि 44th अमेंडमेंट जो था वो तो पोस्ट इमरजेंसी मतलब अच्छाई के लिए लाया गया था ना, जो 42nd और अदर्स अमेंडमेंट के थ्रू जो गड़बड़ किया गया उसको सुधारने के लिए 44th लाया गया, तो वो ये गलत काम क्यों करेगा? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन, एक तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन क्या होता है मतलब भगवान जाने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन आप जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड रख रहे हो, तो ये तो अच्छा बात नहीं है। ठीक है, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हाँ ठीक है, 99th अमेंडमेंट जो है वो एनजेएससी के बारे में बात करता है। जब हम लोग जुडिशरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे इन ग्रेट डिटेल तो वहाँ पे हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, कोलिजियन सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए ये व्यवस्था लाया गया था, ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट, ये 99th अमेंडमेंट था, इसको सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, क्योंकि इसमें क्या थे, इसमें एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स थे। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि इससे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खतरा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा? B2 ओनली, राइट? अब यहाँ जो 44th अमेंडमेंट का बात हो रहा है तो वो नहीं था, ये 39th अमेंडमेंट था। दिस रिमूव द अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एडजुडिकेट द इलेक्शन पिटीशन फॉर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। इंस्टेड पार्लियामेंट वुड फॉर्म अ बॉडी टू रिजॉल्व सच इलेक्शन डिस्प्यूट। ठीक है, जबकि 44th जो है अमेंडमेंट एक्ट removed the 39th Constitutional Amendment Act 1975 to restore the Constitution to the condition before emergency. एंड फिर यहाँ पे कुछ और की प्रोविजंस थे 44th अमेंडमेंट एक्ट के, आप एक बार इसको देख लेना। जैसे नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर्स रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट, एंड दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ पे संविधान में कैबिनेट वर्ड यूज़ किया गया है, नहीं तो सारी जगह पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको।
अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट 99th अमेंडमेंट एक्ट को स्ट्रक डाउन करता है, वो क्या है? तो द 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड एनजेएसी एक्ट वेर इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द 1993 का कोलिजियन सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग जजेस टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन कर देता है बिकॉज इट वायलेटेड प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 142। इट कुड मीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब एक बात ध्यान रखो कि अभी जो हम आपको बता रहे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो हमें याद करने होते हैं, राइट? उसी में ये आर्टिकल 142 है। अब आप ये बात ये भी कह सकते हो कि सर या जो भी आप ये बार बार मतलब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो वही बोल रहे हो कि हाँ यही आर्टिकल याद करना है, यही आर्टिकल याद करना है एंड यही जो पूछ दिया है एग्जाम में आप उसी को इम्पोर्टेंट बोल रहे हो। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जब आप खुद जुडिशरी चैप्टर एक बार आपके पास जो भी नोट्स है, ठीक है, आप एक बार जुडिशरी चैप्टर को खोलो एंड आप एक बार बताओ कि क्या ये आर्टिकल 142 मेंशन है या नहीं है, ठीक? एंड अभी आप आर्टिकल 142 का एसेंस या मतलब समझो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आर्टिकल 142 जो है ये कंप्लीट जस्टिस का बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस एंड इस ऑर्डर को पास करने के लिए कोई भी चीज उसको नहीं रोक सकता है। एंड अगर सिर्फ आपको इतना पता होता कि 142 है क्या, किस चीज का बात करता है, तो आप एलिमिनेशन के थ्रू आप आराम से इस आंसर पे पहुंच सकते थे, राइट? कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। बस इतना ही तो है। अगर आप इतना भी समझ लेते कि 142 कंप्लीट जस्टिस का बात करता है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, तो हो गया ना। यहाँ देखो, यहाँ इलेक्शन कमीशन का बात कर रहा होगा क्या? एकदम नहीं। यहाँ कुछ फिनेंशियल इमरजेंसी, एकदम नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक कुछ भी, स्टेट लेजिस्लेचर कहाँ से? सिर्फ इतना भी अगर पता होता, ठीक? एंड दिस वाज इजीएस्ट क्वेश्चन, सिर्फ अगर इतना पता होता, क्योंकि मतलब कुछ भी कर सकता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी को लेके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है ना, आर्टिकल 142 से इंस्पायर है। बियॉन्ड जाके, हर कुछ के बियॉन्ड जाके आर्टिकल 142 को यूज करके सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कुछ भी मतलब ऑर्डर पास कर सकता है, राइट? कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए। अब आप एक बात बताओ कि क्या ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ठीक, तो 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज सुप्रीम कोर्ट टू पास ऑर्डर नेसेसरी फॉर कंप्लीट जस्टिस इन अ केस एंड दिस इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया। A notable example is Union Carbide case related to Bhopal gas tragedy. इस केस में court deviated from existing law to provide compensation to victim, stating it could override laws made by parliament if necessary to ensure complete justice. And court का statement implied its authority above laws made by parliament and state legislature. तो यही बात तो यहाँ पे लिख रहा है ना। ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो लॉ कंपनसेशन का बात कर रहा था, उस कंपनसेशन के बियॉन्ड जाके कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ वर्डिक्ट, कुछ ऑर्डर पास करता है। एंड मतलब ये भी कहता है कि जो हमको अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है अंडर आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने का, उसके लिए पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बना हुआ है उसको भी हम या सुप्रीम कोर्ट ओवरराइड कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज रिटन हियर कि with reference to Constitution of India, prohibition or limitation or provision contained in ordinary laws cannot act as a prohibition limitation on constitutional power under Article 142। कि कोई कानून अगर बना हुआ है तो वो चीज जो 142 पावर दे रहा है ना सुप्रीम कोर्ट को, उसको रोक नहीं सकता है। आप कानून कुछ भी बनाइए, बिकॉज 142 कंप्लीट जस्टिस का बात करता है। आंसर बी। 50 बार सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कम से कम 142 याद हो जाए, एंड जैसे भी मतलब होपफुली जब आपका प्रीलिम निकल जाए तो आप मेंस के आंसर को जब प्रैक्टिस करो तो कहीं ना कहीं कोट करो ये सब चीज़ों को अपने आंसर में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2019 का ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। ठीक, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि हाई कोर्ट को तो भाई मतलब हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ऐसा है कि हाई कोर्ट सेंट्रल लॉ को इनवैलिड बता सकता है। कॉमन सेंस या मतलब ऐसे अगर देखो तो हमको लगेगा कि नहीं भाई सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट जो है वो मतलब कर सकता है ये काम, नहीं हाई कोर्ट भी कर सकता है। एंड दिस इज आई एम सेइंग बिकॉज
डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो भी जब सिर्फ जस्टिस थे ना, तो उनका भी कहना था, मतलब वो भी किसी केस में ये बात कह रहे थे कि हाई कोर्ट हैव द जुरिसडिक्शन ओवर सेंट्रल एक्ट्स, राइट। दूसरा, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होगा, आप खुद बताओ। ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना। क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको लेके आप कुछ अमेंडमेंट किए, अब ये अमेंडमेंट को आप मतलब कोर्ट में नहीं ले जा सकते कि हाँ भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है या वैलिड है। एकदम लेके जा सकते हो, कुछ भी कोर्ट में लेके जा सकते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होना चाहिए, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड यही काम तो आप कर सकते हो, तभी तो जुडिशियल रिव्यू फिर है किस चीज़ का नाम। तो उस लॉजिक से ये स्टेटमेंट गलत होता है। आंसर क्या होगा हमारा, निदर 1 नॉर 2। देखो यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाला, कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर्टल करता है जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज। 43rd अमेंडमेंट एक्ट रीस्टोर द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू रिव्यू लॉज। देखो कब आया बात, ये कब का बात है, इमरजेंसी के टाइम का बात है, राइट। वहाँ पे कर्टल कर दिया गया। लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप आज के सिनेरियो में बोलो ना कि क्या जो अमेंडमेंट हो रहा है संविधान में, क्या आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट में? एकदम कर सकते हैं भाई। ये 42nd में आपको कर्टेल इसको रोका जा रहा था, लेकिन 43rd अमेंडमेंट के थ्रू फिर से रिस्टोर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पावर को। दिस मीन्स दैट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कॉल्ड बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड यहाँ तक ये बात है तो देखो, सुप्रीम कोर्ट लेड बाई डीवाई चंद्रचूड़ रिफ्यूज टू एंटरटेन द प्ली एंड स्टेटेड, उनका कहना था कि हाई कोर्ट ऑल्सो हैव द जुरिसडिक्शन ओवर सेंट्रल एक्ट। ठीक है, जैसे हुआ क्या था कि अ पिटिशनर चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट इन 19 एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। एक पिटिशनर चैलेंज करता है वैलिडिटी, इस एक्ट के वैलिडिटी को, तो चंद्रचूड़ साहब ने क्या कहा, रिफ्यूज कर दिया कि इस प्ले को हम एंटरटेन नहीं करेंगे, एंड आप जाओ हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट हैज द जुरिसडिक्शन ओवर सेंट्रल एक्ट्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? 2017 का क्वेश्चन। कुछ नहीं ना भाई, कोई कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, बस यही तो चेक करना है। बाकी स्टेटमेंट काहे के लिए पढ़ना है भाई, क्यों पढ़ना है, मत पढ़ो। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है आप बताओ? कोई भी कानून का ही तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना है, विजडम चेक करना है क्या किसी कानून का, कि कौन से विजडम के साथ बनाया जा रहा है कानून? एकदम नहीं। आप जुडिशियल रिव्यू कब होगा? जब संविधान, जब कानून बन जाएगा, राइट, तब ना होगा। कौन से मानसिकता से, कौन से विजडम से बना रहे हो, इसको कैसे मतलब आप क्वेश्चन कर सकते हो? जब तक बिल स्टेजेस में है, जब तक प्रेसिडेंट साहब का सिग्नेचर नहीं हो रहा है, तब तक आप थोड़ी मतलब ये बिल को आप कोर्ट में ले जाके आप बोल सकते हो कि हाँ भाई देखो ये गलत। एंड ऐसा हुआ भी 1-2 बार। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहना है कि जब तक कानून नहीं बनता है, जब तक एक्ट नहीं बनता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। क्लियर है? द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू ऑल लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट बिफोर दे आर एजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एकदम नहीं। द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केस। एकदम नहीं। जुडिशियल रिव्यू का एकमात्र मतलब क्या होता है? पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, वो देखेगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया जाता है। कैसे देखा जाता है कि क्या ये कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, क्या इट इज आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ द बॉडी दैट क्रिएटेड इट, क्या इट कॉन्ट्राडिक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। हटाओ ना ये सब, सिंपल समझो कि क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है क्या, बस इतना समझना है, हो गया। अब जुडिशियल रिव्यू एज अ टर्म कहीं नहीं मेंशन है। हम लोग पढ़ रहे थे ना, एक क्वेश्चन भी आया था, प्रोवाइड्स इन लिख रहा था, वो टर्म हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को कि याद रखो कि while the term judicial review is not mentioned, Article 13 explicitly gives Supreme Court the power to conduct judicial review। ठीक है, लेकिन provides in, defined in अगर आ रहा है judicial review के साथ तो हम लोग उसको गलत माने थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16, who या which of the following is the custodian of Constitution of India? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर होगा डी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इस पे क्या ही डिस्कशन करना है। दिस इज फेडरल कोर्ट, हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
आर्टिकल 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का बात करता है, अलाउ करता है सिटीजन को टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, सिंपल क्वेश्चन है, पार्लियामेंट। ये सब क्वेश्चन पे क्यों, मतलब टाइम ही लगाना है। कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है पार्लियामेंट को ये पावर कि वो चाहे तो जजेस का नंबर बढ़ा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। एंड सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 को इनेक्ट किया गया टू रेगुलेट दिस। इनिशियली 8 जजेस थे, एक चीफ जस्टिस 7 अदर जजेस। करंटली देखा जाए तो 34 है, 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर्स। क्वेश्चन नंबर 18, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर। सुप्रीम कोर्ट के कौन से पावर के अंडर, कौन से जुरिस्डिक्शन के अंडर आएगा आप बताओ। ओरिजिनल ना भाई, सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई इशू है तो वो इशू कौन रिजल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट। एंड वो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। दिस जुरिस्डिक्शन इज एक्सक्लूसिव इन फेडरल डिस्प्यूट, दैट इज डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। आर्टिकल 131 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एक तरफ एक या एक से ज़्यादा स्टेट है। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एक या एक से ज़्यादा स्टेट एक तरफ है एंड दूसरे तरफ कुछ अदर स्टेट्स हैं। तीसरा डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट्स, वो सारा कुछ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एज पर आर्टिकल 131। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बताओ क्या होगा। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, अभी देखे सही होगा, 1 सही है तो ये होगा, ये होगा, यहाँ पे डी होना चाहिए, सॉरी, ठीक। चलो दूसरा, डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और दैट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये हाई कोर्ट कंसर्न में जाता है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो 2 पक्का नहीं होगा, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, आंसर निकल गया। नहीं भी पता है तो नहीं टेंशन लेना है, 1 and 4 होगा। डिस्प्यूट बिटवीन 2 and more स्टेट अभी पढ़े तो 1 and 4 आंसर होगा हमारा। क्लियर है बात। वही सेम चीज जो अभी हम लोग पढ़े आर्टिकल 131 के बारे में, देखो यहाँ पे है ना, क्वेश्चन रिपीट होता है, बिलीव मी क्वेश्चन रिपीट होता है। देखो 2012 में पूछा था ना, ये 2012 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पूछा, ये 2014 में पूछा, रिपीट होता है। बहुत मतलब आसान हो जाएगा आपका अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ये जो नोट्स आपको मिल रहा है अगर आप पढ़ लेते हो, पैसा बर्बाद नहीं करते हो मतलब कोचिंग के अदर कोर्सेज को खरीदने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि आपको क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑटोनॉमी को सेफगार्ड करना है। अब क्या क्या प्रोविजंस उसके लिए हैं। पहला, व्हाइल अपॉइंटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एकदम 100%। द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। जैसे पता चल रहा है कि ये बेकार सा स्टेटमेंट है, गलत हो जाएगा ना, बहुत टफ है भाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कैसे हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट हटाएंगे, पार्लियामेंट का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारा कुछ है भाई, इतना आसान थोड़ी है। चलो तो 2 गलत हो गया, जैसे 2 गलत तो ये गया मेरा। द सैलरीज ऑफ द जजेस आर चार्ज्ड, चार्ज माने डिस्कशन होगा, वोटिंग नहीं होगा, ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच लेजिस्लेचर डज नॉट हैव द राइट टू वोट। डिस्कशन कर लो, करना है तो वोटिंग नहीं होगा, ठीक। आंसर ये सही है, 1 and 3 पक्का होगा, तो 1 and 3 इसी में है एंड इसमें था तो 2 गलत हो गया, तो ये तो होगा नहीं, आंसर हमको पता चल गया। ये 4th पढ़ लेते कि ऑल द अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर एंड द स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड बाय गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दिस इज रॉन्ग, ठीक। चलो अब देख लो जल्दी से, आंसर तो पता चल ही गया ना, 1 and 3। अब देखो सबसे पहला तो यही देख लो ऑल अपॉइंटमेंट्स वाला कि चीफ जस्टिस कैन अपॉइंट ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सेट देयर कंडीशन ऑफ सर्विस विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। यहाँ बोल रहा है कि गवर्नमेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करके, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चीफ जस्टिस खुद करते हैं विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, दैट इज गवर्नमेंट। अब ये सैलरी अलावेंस, पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सारे कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज किए जाते हैं, राइट। सुप्रीम कोर्ट जज can only be removed by president after an address by parliament which must be supported by special majority of both the houses। देख चुके थे 2/3 वाला, ध्यान आ रहा है, अच्छा। एंड ये जो सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट साहब चीफ CJI को कंसल्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग अदर जजेस एज नेसेसरी। अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस एज नीडेड। अब
क्या डिटेल में प्रावधान है हम लोग पढ़ लेंगे जब हम लोग जुडिशरी चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चैप्टर नंबर 6। ओके, लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम 2024। क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। देखो एक दो बात ध्यान रखना है कि शेड्यूल्ड एरिया, पहले भी बोले शेड्यूल्ड ट्राइब, ट्राइबल एरिया, ये सारा कुछ जितना भी आप पढ़ लो ना, कहने का मतलब है 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल को बहुत डिटेल में पढ़ना है। पेशा एक्ट बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। एंड हम लोग पढ़ेंगे इसको, राइट। एंड ये सब कुछ ना, मतलब ये सब स्टेटमेंट पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट द प्रेसिडेंट, इट इज़ नॉट द गवर्नर, इट इज़ द प्रेसिडेंट, राइट। ये सब चीज़ पे ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। गवर्नर लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। दूसरा, अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट डिड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट। अब इतना तो मतलब जो बच्चे तैयारी वगैरह कर रहे हैं उनको इतना तो पता होगा ना, ठीक है, कि एक राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब है, नॉट नेसेसरी वो है, मतलब एकदम जरूरी नहीं है कि वो दूसरे राज्य में भी शेड्यूल्ड ट्राइब हो। तो ये स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक। अगर मान लो ये स्टेटमेंट नहीं पता है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन अभी इसको एज अ फैक्ट रख लो दिमाग में कि इट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who recognizes and declares any community of that state as a scheduled tribe, ठीक है, and that too after consultation with governor of the state, right। तो वही देखो आर्टिकल 324 342(1) कहता है कि प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर कैन स्पेसिफाई ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटी एज शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एंड यहाँ तक लिस्ट का बात है तो लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज स्पेसिफिक टू ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। A community recognized as scheduled tribe in one state जरूरी नहीं है, may not be recognized as such in another state, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ 2017 यहाँ पे होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2017। 2017 कह रहा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो डायरेक्ट पीपल का पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, तो ये तो होगा नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, क्या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब डेलीगेशन होता है क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का? एकदम नहीं। सिंपल सा ध्यान रख लेना है, अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देख रहे हैं तो दिमाग में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आना चाहिए, ठीक, बस, और कुछ नहीं। बाकी कुछ भी ये सब ध्यान करने का जरूरत नहीं है कि बलवंत राय मेहता कमेटी भी रिकमेंड कर रहे थे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, बाद में यही पंचायती राज सिस्टम बना, 1957 में ये रिपोर्ट सबमिट किया था। कुछ नहीं करने की जरूरत है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ही डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, बात खत्म, और कुछ नहीं, ठीक। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया का बात करें, दिस इज एस्टेब्लिश थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट टू प्रमोट ग्रास रूट डेमोक्रेसी, primarily responsible for rural development, and this particular thing is constitutionalized by 73rd Amendment Act 1992। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2016 का क्वेश्चन है। The minimum age prescribed for any person to be member of पंचायत is 25 year। अरे भाई, this is for MP, right? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है ना। पंचायत के इलेक्शन के लिए मिनिमम एज कितना है? 21 ईयर्स, ठीक। दूसरा, a पंचायत reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period। एकदम कि एक पंचायत कॉन्स्टिट्यूट हुआ, डिसॉल्व हो गया, ठीक, डिसॉल्व हुआ, दूसरा पंचायत बना, तो इसका जो मतलब टाइम पीरियड था बस रिमाइंडर टाइम पीरियड के लिए ये रहेगा, ठीक है। पूरे 5 साल ये नहीं रहेगा। मान लो 2 साल के बाद रिमाइंडर हो गया, 3 साल बचा, तो सिर्फ ये जो आएगा वो 3 साल के लिए रहेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, आंसर इज बी ओनली, B2 ओनली, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम का बात करता है हर राज्य में, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। मेंबर ऑफ ऑल 3 डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं पीपल के द्वारा। मिनिमम एज पंचायत इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए कितना है? 21 साल। अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाता है बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म, तो न्यूली कंस्टिट्यूट पंचायत जो है वो सर्व करता है सिर्फ रिमाइंडर ड्यूरेशन के लिए, राइट। इट डज नॉट गेट द फुल 5 ईयर टर्म। अच्छा, एक बात अभी मतलब ठीक है, थोड़ा सा समझता, देखो हर चैप्टर पे ना, क्यों बोल रहे बता रहे हैं, हर चैप्टर के हर टॉपिक के कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, राइट। मतलब वो पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। बाकी कोई ना एक्सेप्शनल पॉइंट, कोई एक्सेप्शन वाला कोई पॉइंट लाके आपको बता दे रहा है, कोई टेस्ट सीरीज में अपेयर हो गया है, वो नहीं भी ध्यान है ना तो एक सेंस में चल जाएगा।
लेकिन आप जितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, उसके अंदर जितने चैप्टर्स पढ़ रहे हो, उसके अंदर जितने टॉपिक्स पढ़ रहे हो, हर टॉपिक के जो मेन पॉइंट्स होंगे, हर एक टॉपिक के होंगे ना। जैसे जैसे देखो, जैसे यही पंचायत वाला आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये मिनिमम एज 21 साल, इस पे नहीं गड़बड़ होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है बात? ये मेन पॉइंट हुआ ना, मतलब उस टॉपिक का, ठीक, ये मेन पॉइंट हुआ कि जो अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाता है अपना पूरा टर्म कंप्लीट करने के पहले ही, तो नया पंचायत जो है वो सिर्फ रिमाइंडर टर्म के लिए ही आएगा। अगर ये मतलब पॉइंट्स याद नहीं रहते, इसका मतलब कि हिसाब किताब गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है बार बार वही पॉइंट्स के आगे पीछे, मतलब उसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बना बना के सिर्फ पूछ रहा है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केस एंड नॉट क्रिमिनल केस। नहीं, सिविल केस भी क्रिमिनल केस दोनों देख सकता है। आंसर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर एंड कंसिलिएटर। यस, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ज्ञान न्यायालय एक्ट। ठीक, तो पहला गलत, दूसरा सही। आंसर इज बी, 2 ओनली। तो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 जो है एस्टेब्लिश करता है ग्राम न्यायालय को ग्रास रूट लेवल पे टू प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस एट सिटीजन्स डोर स्टेप एंड इंश्योर कि जस्टिस इज नॉट डिनाइड ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक एंड अदर डिसेबिलिटीज। एक तरीके का मोबाइल कोर्ट्स है विद पावर ऑफ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, ग्राम न्यायालय एम टू सेटल डिस्प्यूट थ्रू कंसिलिएशन बिटवीन पार्टीज। They use mediator or conciliator such as social activists, individuals from NGO to ensure quick and easy resolution of the dispute. And this is the ग्राम न्यायालय एक्ट का क्वेश्चन था ये, राइट? पढ़ लेंगे हम लोग, अच्छे से पढ़ लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5। एक आइडिया लग रहा है आपको कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, ठीक? अगर ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाहर हम लोग आपको पहले ही बता दिए कि हम लोग पॉलिटी को नोट्स के थ्रू कंप्लीट करेंगे। वो नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, रीसेंट ट्रेंड्स भी होंगे कुछ, ठीक, जो रीसेंट में मतलब न्यूज़ वगैरह में रहा, साथ ही साथ करंट से जुड़ा हुआ जो भी कुछ है उसके लिए तो हम लोग PT 365 करेंगे ही करेंगे। एंड इसी को आपको 1000 बार पढ़ना है, ठीक है? कोई भी नया सोर्स अगर आप लोग मतलब मेरे चैनल से जुड़े हुए तो इसके बाहर कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए वी नीड टू कंप्लीट कुछ 2-3 चीज़ें। जैसे एक तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लो जो हम लोग इस सीरीज़ के थ्रू कर रहे हैं। दूसरा, स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर लो, मतलब एकदम फाउंडेशन लेवल पे एकदम सिलेबस, मतलब जो जो कुछ मेंशन है सिलेबस में या जो भी टॉपिक आ रहा है बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। एंड तीसरा, करंट के लिए, तो करंट के लिए हम लोग PT 365 कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बचता क्या है? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक, देखो अब हम लोग पढ़ के जा रहे हैं बहुत कुछ 30 मार्क हाँ जैसा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है। तो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है पंचायती राज सिस्टम का? इनमें से क्या क्या चीज इंश्योर करना? तो पहला, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, एकदम। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, अभी रुकते हैं थोड़ा सा। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एकदम होगा। फिनेंशियल मोबिलाइजेशन, एकदम नहीं। ठीक, मतलब ये सोर्स कहाँ से जनरेट करेगा पैसे के लिए? पंचायती राज। एंड दिस वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज ना, हमसे फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। ठीक है, मान लो आज हम लेजिस्लेशन के थ्रू ये व्यवस्था इसको दे भी दे, ठीक, लेकिन बात को समझो, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट क्या था? पहले देखो, अगर ऐसे समझने का प्रयास करो तो इवोल्यूशन कैसे होता है, मतलब फाइनल एम हमारा क्या होना चाहिए? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। सिर्फ समझने के लिए समझते, ठीक है? हमको नहीं पता ये कोई बुक में लिख रहा है या हम जो बता रहे हैं वो थ्योरेटिकली सही है, पॉसिबल है, क्या है, नहीं है, हम नहीं वो बता रहे। बस हम लोग अपने पढ़ाई के हिसाब से जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा फाइनल एम क्या होना चाहिए, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, मतलब कि हर लोगों का पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग में। ऐसे ही कुछ व्यवस्था होना चाहिए ना। अब सबसे शुरू में क्या रहा होगा कि कुछ लोग सिर्फ डिसीजन ले रहे होंगे, मतलब डेट टू एट सेंट्रल लेवल। फिर क्या हो रहा होगा, बोला गया कि चलो ठीक है अब कुछ अलग अलग यूनिट्स बना देते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके का कुछ व्यवस्था आया, ठीक है बात। अब इससे और आगे बढ़ते हैं कि नहीं सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट क्यों, और नीचे लेवल पे जाओ तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बात आता है। अब मान लो कि जिस दिन ये भी प्रॉपर तरीके से इवॉल्व हो गया तो उसके बाद बचता क्या है? ये बचता है, राइट? तो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है? कि पीपल का पार्टिसिपेशन हो। ये फिनेंशियल मोबिलाइजेशन इज नॉट द फंडामेंटल एस्पेक्ट या फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये तो आपको बोल ही चुके हैं कि पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ये पॉइंट तो होगा। तो 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, 1 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीनों में है, ठीक। फिनेंशियल मोबिलाइजेशन नहीं है ना, तो जैसे आप इसको काटते हो आप इस पे जाओगे। देखो
and this is the answer given by UPSC, right? Sorry, एक मिनट, this is the answer given by UPSC 1 and 3. पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, ये बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आज भी वेबसाइट पे जाओ, उनका यही आंसर दिया हुआ है, बट ये मतलब इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्टेटमेंट जुड़े हुए हैं। लेकिन देखना, हमसे सिर्फ नहीं पूछ रहा ना कि आपको क्या क्या बेनिफिट हो जाएगा जब आप पंचायती राज सिस्टम पे मान लो कि आप कुछ लिख रहे हो, कुछ 10-15 मतलब 10 मार्क्स का कोई आंसर लिख रहे हो, तो वहाँ पे आप ये भी लिखोगे, ये भी लिखोगे, ये भी लिखोगे, ये भी लिखोगे। लेकिन जब हमसे फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है ना, तो हमको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। एंड अभी देख लो, ये 2015 का क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। अगर अगले बार पूछ रहा है तो हमको अपने आप को उस तरीके से सचेत रखना है। आंसर 1 and 3 होगा, ठीक है। ये सारा भी व्यवस्था हम लोग दे सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन वगैरह पास करके, बट दिस इज नॉट द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट या फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम। क्लियर है? तो वही पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट थ्रू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पहले ही देख चुके हैं। ये 3 व्यवस्था होता है, ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक समिति पे होगा, ब्लॉक लेवल पे कुछ होगा, मंडल परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति, जिला परिषद होता है। बलवंत राय मेहता कमेटी भी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पंचायती राज सिस्टम का बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, एंड ये हम कहाँ से कोट किए, ये हम विजन IAS के का जो डॉक्यूमेंट है ना, वहाँ से उठाएं जानबूझ के, टू मेक यू रियलाइज कि देखो वो खुद मतलब ये क्या लिख रहे हैं कि सारे स्टेटमेंट एसोसिएटेड है पंचायती राज से, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी 1 and 3, एंड UPSC का भी यही आंसर था, राइट। एंड बहुत से इंस्टीट्यूट तो मतलब आंसर 1 2 3 4 डाले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस तरीके का क्वेश्चन ओपन एंडेड होता है तो आंसर ये होगा। लेकिन समझना होगा हम लोगों को, ठीक है, आंख बंद करके एग्जाम नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 6, गवर्नमेंट इनैक्टेड पेशा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट इन 1996, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव। क्या हुआ, जहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कुछ शेड्यूल्ड एरिया में, जहाँ मतलब ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होता है, वहाँ के लिए आपको पेशा एक्ट लाया गया, ठीक है, 1996 में। अब आप एक बात बताओ, किसके लिए लाया गया? शेड्यूल एरिया के लिए, ठीक। क्या है? एक तरीके का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। हमसे पूछ रहा है कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो सेल्फ गवर्नेंस तो होगा, उनके ट्रेडिशनल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए, वो तो पक्का होगा। क्यों होगा? क्योंकि तभी तो, नहीं तो 73rd वाला ही तो लगा दिया था ना डायरेक्ट। अगर कुछ अलग से लगाया जा रहा है, इसका मतलब कि उनकी ट्रेडिशनल राइट्स का बात कर रहा होगा, रिकॉग्नाइज कर रहा होगा। टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, या दिस इज द ऑब्जेक्टिव, नहीं तो यही लगा लेते हैं आप। ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? ऑब्जेक्टिव ये नहीं है टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन ट्राइबल एरियाज, ठीक है। दिस इज द पेशा एक्ट, जो बताया वही है, ठीक। उसमें दिस एक्ट फोकसेस ऑन ट्राइबल सेल्फ रूल, कैसे? बाय एम्पावरिंग द ग्राम सभा विथ एक्सटेंसिव पावर। अब ये जो ग्राम सभा का पावर है, इसमें क्या क्या आता है कि ग्राम सभा को कंसल्ट करना पड़ेगा ऑन लैंड एक्विजिशन। ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP, एंड माइनर मिनरल्स को लेके अगर लाइसेंस वगैरह इशू करना है तो ग्राम सभा को पावर होगा। द एक्ट अप्लाइज टू 9 स्टेट्स इन द 5th शेड्यूल एरिया। स्टेट्स अंडर 6th शेड्यूल एरिया, जैसे मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विद ऑटोनोमस काउंसिल, आर नॉट कवर्ड। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाहर अगर कुछ पढ़ना है तो वो हम लोग लेक्चर्स के थ्रू पढ़ लेंगे, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स एक्ट 2006 के अंडर में हु शैल बी अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, और बोथ। कौन सा होगा? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर होगा ग्राम सभा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ, पहले भी बता रहे हैं। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया से जुड़ा हुआ हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे इसी पर्टिकुलर एक्ट के का सेक्शन 6 जो है, ये स्पेसिफाई करता है कि ग्राम सभा इज द अथॉरिटी responsible for initiating the process to determine the nature and extent of individual or community forest right for these dwellers. ग्राम सभा is the answer. And देखो ना, यहाँ पे भी तो वही सेम चीज़ पढ़ रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर 6 में भी, 7 में भी वैसे ही कुछ पूछा। फिर देखो यहाँ पे यही सेम, इसी से आपका सॉल्व हो जाएगा, इसी से। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हम लोग डेटा पढ़ रहे हैं उसी से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, बोल रहा है इन द एरियाज कवर्ड अंडर पेशा what is the role of gram sabha? Gram sabha has the power to prevent alienation of land in scheduled area. बताओ, अभी पढ़े, एकदम सही होगा। ग्राम सभा has the ownership of minor forest produce, एकदम सही होगा।
रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल इन शेड्यूल्ड एरिया। एकदम सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एनी मिनरल लिख दिया है। हमको पता है माइनर मिनरल का लाइसेंस वो लीज, माइनर मिनरल का लाइसेंस वो दे सकता है, माइनिंग लीज प्रोवाइड कर सकता है ग्राम सभा। माइनर मिनरल देखो यहाँ पे पढ़े थे। यही सब कुछ पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है। देखो वही चीज़ पूछा है, यहाँ लिख रहा है एनी मिनरल। जैसे आप 3 को कट करते हो ये तो गलत हो गया। 1 पक्का सही है, 2 पे सोचना है। तो ये भी पढ़ चुके थे कि ग्राम सभा हैज़ द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखो यहाँ, ठीक। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर 1 एंड 2 दैट इज बी। ठीक है, वही सेम चीज आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर कि माइनिंग लीज किसका? माइनर मिनरल्स का। ठीक है, पावर टू प्रिवेंट एलिनिएशन ऑफ लैंड, ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 विच एम्स एट प्रोमोटिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। 2011 का क्वेश्चन है। तो अगर ये अमेंडमेंट एक्ट हम लोग ठीक से पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये तीनों चीज़, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये तीनों को इस्टेब्लिश करने का बात करता है। आंसर क्या होगा? डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, वही सेम चीज़ आई हैव रिटन है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? पंचायत का इलेक्शन कंडक्ट कराएगा। क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कंडक्ट कराएगा? एकदम नहीं। वो कौन कराता है? तो जो यूनियन लेवल पे, स्टेट जो सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन है वो कराता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो पंचायत का इलेक्शन कराता है। ठीक है, लोकल लेवल पे इलेक्शन कराता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन इंडिया मेट्रोपॉलिटन कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एकदम सही बात है। ठीक, 74th अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2011 का ये क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे 2011 में मेट्रोपॉलिटन कमेटी के बारे में पूछा, उसी समय ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के भी बारे में पूछा है। इंपॉर्टेंट है ये सब, ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया कि एमपीसी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज करेक्ट। दिस प्रिपेयर द ड्राफ्ट प्लान फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया। क्यों नहीं कर सकता? एकदम करेगा। नहीं भी पता है तो भी इसको सही कर सकते हैं कि आखिर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का काम क्या होगा? डेवलपमेंट प्लान को ही तो मतलब बनाएगा ना, वो ड्राफ्ट करेगा। तो 1 एंड 2 तो हमको समझ में आ रहा है। चलो 1, 2 इसमें है, 1, 2 इसमें है। अब देखो कैसे आंसर पे पहुंचना है। बोल रहा है कि इट हैज़ Metropolitan Planning Committee has the sole responsibility for implementing government sponsored schemes in the metropolitan area। नहीं भाई, ये कैसे हो सकता है? गलत। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो सकता है मेट्रोपॉलिटन कमेटी का? और भी अदर बॉडीज हैं जो आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उस हिसाब से ये 3 जहाँ है गलत हो गया। आंसर 1 ओनली। ठीक है, दिस इज फॉर्म थ्रू 74th अमेंडमेंट एक्ट। या करेक्ट है। मेट्रोपॉलिटन एरिया मस्ट हैव मेट्रोपॉलिटन कमिटी टू प्रिपेयर ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान एंड मेट्रोपॉलिटन कमिटी डज नॉट हैव द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ठीक है, चलो अब आते हैं चैप्टर 7 दैट इज गवर्नेंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बोल रहा है द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ एनईसी एक्ट 2002 द काउंसिल कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। ये 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए? गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एकदम होगा, चीफ मिनिस्टर एकदम होगा, 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ये भी होगा। ठीक, तो आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3A। लेकिन ये जो होम मिनिस्टर है, ये होम मिनिस्टर क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं इस काउंसिल के। राइट एंड क्लियर है बात? चेयरमैन होते हैं इस काउंसिल के, लेकिन ये एज अ मेंबर नहीं है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब सुनो बात, ये 2024 का ऑफिशियल आंसर की तो आया नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो इसका आंसर 1, 2 एंड 3 बता रहे हैं। हम आपको अभी वो ओरिजिनल ये एक्ट का ही एक स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। एंड या तो मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट यही बता रहे हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट 1, 2, 3 एंड 4 भी बोल रहे हैं कि हाँ ये 4th होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो भी आपको मेंबर होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 2002 उसके तहत ये काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं? तो ये सिर्फ 3 लोग होंगे। इसके चेयरमैन के बारे में लिखा जाता है कि प्रेसिडेंट जो है, ये प्रेसिडेंट एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे एज चेयरमैन। ठीक है बात। एंड फिर वो कोई सब्सिक्वेंट रेगुलेशन के थ्रू ये होम मिनिस्टर को बता दिया गया कि वो चेयरमैन होंगे। तो ये होम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे। दिस इज नॉट व्हाट इज मेंशन्ड इन एनईसी एक्ट 2002। ठीक है, देखो यहाँ पे यही वो अमेंडमेंट हुआ तो 2002 वाला एक्ट बनता है, 1971 वाले में अमेंडमेंट होता है। यहाँ लिख रहा है कि देयर शैल बी काउंसिल
टू बी कॉल्ड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जो कंसिस्ट करेगा ये 3 लोग होंगे उसमें, ये 3 मेंबर नॉमिनेट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, 3 मेंबर नॉमिनेट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। एंड लिख रहा है गवर्नर, तो पर्सन फॉर टाइम बिंग होल्डिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। तो ये 3 लोग तो होंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिख रहा है देखो, द प्रेसिडेंट शैल नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। अब यहाँ लिख रहा है क्या, अब फिर कोई रेगुलेशन या कोई एक्ट के थ्रू यहाँ क्या बता रहा है कि होम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल बट ही डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द काउंसिल एज अ मेंबर अंडर सेक्शन 3। तो वो सेक्शन 3 के तहत वो मेंबर नहीं है इस एक्ट के थ्रू, बट ही इज, बिकॉज ही इज होम मिनिस्टर, सो ही इज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंसिल। आंसर होगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। अगर इसका आंसर आप मान लो 1, 2, 3, 4 भी मार के आते तो भी इसमें आपका दोस्त नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे मैगजीन्स वगैरह भी यही चीज़ लिख रहे थे। ये करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्योंकि कुछ मीटिंग्स वगैरह हुआ था उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था, एंड फिर बहुत सारे मैगजीन्स में भी अपेयर हुआ था। लेकिन अभी आपको इसको एज अ फैक्ट ध्यान रखना है। एंड लेट्स सी ऑफिशियल आंसर की में यूपीएससी क्या आंसर देता है। हालांकि यही आंसर देना चाहिए क्योंकि दिस इज अकॉर्डिंग टू द एक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बोर है विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अच्छा, एक तरफ कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं, एक तरफ लिखा हुआ है कि कौन से एक्ट के तहत ये एक्शन कवर होता है। तो पहला, अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म, क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के अंडर कवर है? तो यस। knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in their duties, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत कवर है क्या ये? एकदम नहीं, दिस इज रॉन्ग। एंड ये हम लोग को लगता है कि मतलब थोड़ा सा लॉजिकली सोच के इसको हम लोग गलत कर सकते थे कि इंडियन एविडेंस एक्ट में इसका बात क्यों होगा। इसका बात जो है वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में इसका जिक्र है इस पॉइंट का, ठीक। दूसरा बोल रहा है कि सेलिब्रेटरी गन फायर, जो ऐसे मतलब शादी वगैरह हो रहा है या कुछ कोई महोत्सव वगैरह, उसमें मान लो जो गन फायर हो रहा है, विच कैन इंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, ये कहाँ जिक्र है? तो आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो हाँ, दिस इज करेक्ट। अब दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम 2023 एंड दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, ठीक। क्योंकि एग्जाम का जो सिनेरियो होता है वहाँ पे हम लोगों को शायद ये भी स्टेटमेंट सही लगने लगे, ठीक है, कि हाँ क्यों नहीं मेंशन हो सकता है, ऐसे ऐसे बहुत कुछ चलता है दिमाग में। लेकिन लॉजिकली सोचने से समझ में आता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट इसका क्यों बात करेगा कि हम किसी पुलिस ऑफिसर को जो उसके ड्यूटी में है उसके साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, ये बात इसमें क्यों रहेगा, ठीक है। तो अब एक बात को समझते हैं, देखो ये सही, ये गलत, ये सही, ठीक। टफ क्वेश्चन था, नहीं भी पता था तो भी मतलब कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन डिसाइड नहीं करेगा सिलेक्शन को। दूसरा बात, ऑप्शन भी उसी हिसाब से बता रहा है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, तो ऑप्शन भी कहीं ना कहीं टफ बना रहा था क्वेश्चन, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही, ओनली 2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब एक एक करके देख लो जल्दी से। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 सेक्शन 6 प्रोहिबिट करता है अनऑथराइज्ड यूज ऑफ यूनिफॉर्म, फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट, फॉर्जरी, फॉल्स डॉक्यूमेंट फॉर पर्पस प्रीजुडिशियल टू स्टेट सेफ्टी, इंक्लूडिंग गेनिंग एडमिशन टू प्रोहिबिटेड प्लेस और एडिंग अदर्स इन डूइंग सो। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स बताता है। फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से डज नॉट अलाउ ऑब्स्ट्रक्शन, मिसलीडिंग और इंटरफेरेंस विद पुलिस ऑफिसर और आर्म फोर्सेस एंगेज इन गार्ड, पेट्रोल और सिमिलर ड्यूटीज इन द विसिनिटी ऑफ प्रोहिबिटेड प्लेस। एंड आर्म्स एक्ट वाला जो बात है, सो दिस आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 penalizes rash or negligent firearm use including celebratory gunfire, endangering human life or safety with imprisonment up to 2 years or a fine up to 1 lakh or both, ठीक है। अब ये डिटेल में ध्यान रखना जरूरी नहीं है, बस जो क्वेश्चन में अपियर हुआ, अब ऑब्वियसली ये दूसरे बार पूछेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि किसी स्टेटमेंट में इसको यूज कर ले। तो जो बात लिखा हुआ है ये दोनों ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पॉइंट है एंड दिस वाज अंडर आर्म्स एक्ट। तो बस इतना ही ध्यान कर लो, दिस इज मोर देन एनफ। क्वेश्चन नंबर 3 2022 का क्वेश्चन है एंड ये भी टफ क्वेश्चन था, ठीक है। पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है करके। इंडियन सैनिटेशन कोलिशन is a platform to promote sustainable sanitation and this is funded by Government of India and World Health Organization. तो यहाँ तक तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन ये जो फंडेड लिख रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके कारण ये गलत हो जाता है। दिस इज नॉट फंडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। एंड दिस इज लॉन्च्ड एट फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दूसरा, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड्स इनोवेटिव सोल्यूशन
टू एड्रेस चैलेंजेस ऑफ अर्बन इंडिया, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। अब देखो जैसे मृणाल सर वगैरह हो गए या फिर बहुत सारे मैगजीन्स वगैरह हो गए, उनके हिसाब से ये आंसर सही होना चाहिए था, ठीक। एंड इवन उन्होंने मतलब अपने ब्लॉग में ये भी लिखा था कि शायद यूपीएससी मतलब ये बात नहीं समझ पा रहा है कि ऑटोनॉमस बॉडी या एपेक्स बॉडी का क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि यूपीएससी के हिसाब से दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ये तो सही है भाई, चलो ठीक है, हमको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको फंड वगैरह नहीं करता है, ये फिक्की से जुड़ा हुआ एक संस्था है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये मतलब कुछ वेग सा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसको आप यही मान के चलो कि दिस इज नॉट द एपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि यूपीएससी ऐसा कहता है। आंसर क्या होगा हमारा? नीदर 1 नॉर 2, आंसर इज डी। तो इंडियन सैनिटेशन कॉलिशन 2015 में लॉन्च होता है एट फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, support safe and sustainable sanitation by uniting various organizations. Indian Sanitation Coalition focuses on unlocking wash financing, partnering with elite organizations, promoting best practices and contributing to sanitation policy, and this is not funded by World Health Organization. बस इतना ध्यान कर लो, ठीक। अब as per the अच्छा हाँ, ये बात वही चीज़ जो हम आपको बता रहे थे कि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है एज पर ऑफिशियल आंसर की, राइट, यहाँ तक सही है। एंड NIUA is not an apex body of Ministry of Housing and Urban Affairs, ये भी बात ध्यान रखो। लेकिन ये काम तो यही सब के लिए कर रहा होगा ना, अर्बन चैलेंजेस को मतलब एड्रेस करने के लिए। तो थोड़ा सा मतलब ये कंट्रोवर्शियल वाला था, लेकिन ठीक है, बस ध्यान रखना है कि इस तरीके का स्टेटमेंट अगर आ रहा है, अगले बार अगर कोई स्टेटमेंट में आ भी गया तो ये गलत है, ठीक है। हालांकि पता नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए क्योंकि बहुत जगह मतलब हम पढ़ रहे थे तो ये स्टेटमेंट सही ही था, लेकिन यूपीएससी अगर गलत बोल रहा है तो भाई यूपीएससी ही सही है, ठीक। यहाँ क्या लिख रहा है? NIUA इज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर, स्टेट गवर्नमेंट, अर्बन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अदर एजेंसीज डीलिंग विद अर्बन इशूज, and this is established in 1976 as premier institute that advises government of India on urban development plan। मतलब इस तरीके के जनरल स्टेटमेंट को सही ही करना चाहिए, पता नहीं क्यों गलत करता है वो, ठीक है। अब टी बोर्ड इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2022 का है टी बोर्ड के रेस्पेक्ट में। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड ये 4 होगा, ठीक। चलो, तो अब पहला देखो टी बोर्ड क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये हम लोग लॉजिकली समझ सकते हैं कि हाँ भाई एक स्टैट्यूटरी बॉडी ही होगा। अभी समझो, टी बोर्ड इज अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। हो सकता है ना दिमाग में मतलब एग्जाम के टाइम ऐसा लगे कि क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन ये गलत है। वाई? बिकॉज दिस इज अ बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नहीं पता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये स्टेटमेंट पे तो हम लोग 100% मतलब रिस्क ले सकते हैं क्या? 100% एकदम ले सकते हैं। इस पे नहीं पता है, रुकते हैं अभी। बोल रहा है टी बोर्ड का हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। टी का क्या लेना देना है बेंगलुरु से भाई? नॉर्थ ईस्ट बोल देता, आसाम वगैरह बोलता तो समझ में भी आता है ना। साउथ में भी दूसरे जगह कहीं बोलता, बेंगलुरु मतलब इसको हम लोग गलत अगर मानते तो ये और ये गलत होता है। 1 अगर सही मानते तो 1 और 4 पे हम लोग आराम से पहुंच सकते थे। बट लेकिन ये सारा लॉजिक ना, फिर भी आई एम टेलिंग यू, ये सारा लॉजिक मतलब घर पे बैठ के ही बनता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में नहीं हो पाता है। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन गलत होता भी तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, ठीक है, एकदम गलत हो सकता था ये। तो ये स्टेटमेंट सही है, दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हेडक्वार्टर इज नॉट इन बेंगलुरु बट इन कोलकाता, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड द बोर्ड हैज ओवरसी ऑफिस एट दुबई एंड मॉस्को, दिस इज करेक्ट, आंसर होगा 1 और 4 ना, तो ठीक है 1 और 4। मान लो ये नहीं पता होता एंड अगर ये हेड ऑफिस वाला हम लोग लॉजिकली सोचने का प्रयास करते हैं, अगर मान लो कि अभी भी हम बोल रहे हैं अभी नहीं क्लिक कर, मतलब ठीक है ये क्वेश्चन में क्लिक नहीं किया होगा लोगों का, लेकिन अब तो समझो, अब थोड़ा तो सचेत होना है ना कि जब कभी भी हेड ऑफिस इस तरीके का कुछ बात बोले सोचेंगे कि क्यों हो सकता है बेंगलुरु में, एक बार सोचेंगे। इसी तरीके का दूसरे क्वेश्चन में अगर कुछ मतलब स्टेटमेंट आएगा फिर सोचेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का सिर्फ मतलब यही थोड़ी होता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन देख लिए उसका ये आंसर हो गया, एकदम नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के मतलब बहुत सारे दिमाग पे मतलब ऐसे जोर भी देना ना कि हाँ जैसे वो डिफाइन वाला था, कुछ ऑप्शंस का अरेंजमेंट किस तरीके से है वो देखना है, इस तरीके के कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहले भी बोल रहे कि मिनिस्ट्री जब कभी भी देता है मतलब 95% ऑफ द टाइम मिनिस्ट्री गलत ही देता है, ठीक। चलो देखो, स्टैट्यूटरी बॉडी है टी एक्ट 1953 के तहत, क्लियर है बात।
चेयरमैन होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं, अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 3 ऑफिस है, कहाँ कहाँ, लंदन, दुबई, मॉस्को। यहाँ दुबई मॉस्को सिर्फ लिखा हुआ था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आता है, हेड ऑफिस कोलकाता में। एंड बाकी की इसके 2 रीजनल ऑफिस है, नॉर्थ ईस्ट जोन एट जोरहट आसाम एंड साउथ ईस्ट जोन एट कुन्नूर तमिलनाडु, along with 18 regional offices across major tea producing states and 4 metropolitan cities. Now question number 5, ये 2021 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? With reference to union government, consider the following statement. N. Gopal Swamy Iyengar committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for the purpose for pursuing the subject of administrative reforms and promoting it. तो ये पर्टिकुलर कमिटी सजेस्ट करता है कि मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी को डेजिग्नेट किया जाए सोली फॉर परसुइंग सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग इट. नो, दिस वाज not suggested by this particular committee but was suggested by first ARC, Administrative Reform Commission. ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया. In 1970, Department of Personnel was constituted on Administrative Reform Commission 1996 and this was placed under Prime Minister's charge. This is correct. Answer 2. B, 2 only, that is B. अब ये टफ क्वेश्चन था, ठीक है. क्यों, मतलब मान लो आपको नहीं ही पता है, एंड किसी को नहीं पता होगा, आई एम 100% श्योर, जितने बच्चे दे रहे होंगे नहीं पता होगा, लोग नहीं पढ़ते हैं ये कमेटी ना कभी सुने होंगे. तो जब पढ़े नहीं है, सुने नहीं है, हो सकता है ना कि ये चीज़ रिकमेंड करा होगा वो. तो ये टफ क्वेश्चन था, पता है नहीं पता है नहीं पता है करके, इस पर कोई लॉजिक वगैरह नहीं चलता है. तो ये जो एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी अपना 1950 में रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट का नाम है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मशीनरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, रिकमेंडेड ग्रुपिंग मिनिस्ट्रीज, enhancing personnel capabilities and improving the function of organization and method division. It did not propose designating a minister and secretary exclusively for administrative reform. ये ARC फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी जो है वो सजेस्ट करा था. एंड फिर ये जो सेकंड स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बात है वो भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 1917 में फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ ARC, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड प्लेस्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इन इट्स रिपोर्ट ऑफ मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेड सेटिंग अप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल डायरेक्टली अंडर प्रधानमंत्री जी. क्वेश्चन नंबर 6, एट नेशनल लेवल which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of scheduled tribe and other traditional forest dwellers recognition of forest right act 2006. क्या बोल रहा है, नेशनल लेवल पे कौन सा मिनिस्ट्री जो है वो नोडल एजेंसी है टू इंश्योर कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो इस एक्ट का. कौन से एक्ट का? तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का. उसका मतलब प्रॉपर नाम क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dweller रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. तो कौन सा मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी है नेशनल लेवल पे? अब इसमें जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन भी मतलब एकदम धमाकेदार ही दिया है. जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट चेंज लोग को लग सकता है, रूरल डेवलपमेंट भी एक सेंस में लग सकता है, पंचायती राज लग सकता है, ट्राइबल एरिया भी लग सकता है. इसमें सबसे ज़्यादा मतलब लोग कंफ्यूज थे इसमें एंड इसमें, बट द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ठीक, हम बार बार बोल रहे हैं ट्राइब से जुड़ा हुआ एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. जैसे कि विजयनगर एम्पायर से जुड़ा हुआ हिस्ट्री में सारा कुछ इंपॉर्टेंट था, वैसे ही ट्राइब से जुड़ा हुआ बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है. तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर नोडल एजेंसी होता है नेशनल लेवल पे फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. ठीक, सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर. क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स 2021 का ये क्वेश्चन है, भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स. एंड यही जब क्वेश्चन पूछा तो इसके बाद से सारे के सारे मैगजीन्स वगैरह जो है वो कोई भी अवार्ड दिया जाने लगा है तो उसके बारे में डिटेल में अपने मैगजीन में छापने लगे. ठीक, चलो पहला स्टेटमेंट है कि हमसे पूछ रहा है कौन सा गलत है, करेक्ट इनकरेक्ट है. ठीक है, तो बोल रहा है भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर द टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एकदम नहीं. अब जो बच्चे मतलब मैंने बेसिक भी पढ़ के जाएंगे ना उनको पता होगा कि भारत रत्न पद्मा अवार्ड्स को टाइटल नहीं है. बहुत बार मतलब सुप्रीम कोर्ट इस पर जजमेंट दे चुका है. दूसरा स्टेटमेंट, पद्मा अवार्ड्स वेर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 एंड वर सस्पेंडेड ओनली वंस. नहीं, 2 बार मतलब सस्पेंड हुआ है ये. ठीक है, 1954 में इंस्टीट्यूट हुआ है बट सस्पेंड 2 बार हुआ है. सो ये भी गलत हो गया. द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर. तो दिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू 3 पीपल. ये भी गलत हो गया.
आंसर क्या होगा, कौन सा गलत है, तो तीनों के तीनों गलत है, ठीक है। तो देखो पहला कि नेशनल अवार्ड जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री डू नॉट अमाउंट टू टाइटल्स अंडर 18(1) आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which abolishes all title. Military and academic distinctions are exempted, allowing university to confer honorary titles. जहाँ तक पद्मा अवार्ड्स का बात है, इंस्टीट्यूट हुआ 1954 में एंड गवर्नमेंट इसको 2 बार सस्पेंड किया, 1977 में एंड 1992 में, ड्यू टू PILs फाइल्ड इन हाई कोर्ट। अब ये 3 कैटेगरी में आता है, पद्म विभूषण एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस, पद्म भूषण डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, पद्मश्री डिस्टिंग्विश सर्विस। एंड ये भारत रत्न के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये मैक्सिमम 3 लोगों को एक साल में दिया जा सकता है। पद्म अवार्ड्स ये 120 पे लिमिट कर दिया गया है एनुअली, एक्सक्लूडिंग पोस्टह्यूमस अवार्ड्स एंड अवार्ड्स टू NRI, OCI और फॉरेन बेस्ड विनर्स। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, MP लेड फंड के बारे में पूछ रहा है, बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द फंड्स अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला बोल रहा है 2020 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहला बोल रहा है MP लेड फंड्स मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। नॉर्मल भी जानकारी है अगर आपको तो आप इस स्टेटमेंट को सही कर सकते हो। A specific portion of each MP's fund must benefit ST/SC population. Yes, this is the provision mentioned in ये स्कीम में, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। MP-led funds are sanctioned on a yearly basis and unused fund cannot be carried forward to the next year. ये स्टेटमेंट गलत है। अनयूज्ड फंड नेक्स्ट ईयर चला जाता है एंड ये MP-led फंड के बारे में अगर कोई भी आदमी पढ़ रहा है तो उसको ये बात पता होगा, क्योंकि जो बात है ना कि मतलब हम आपको बार बार बोल रहे कि हर टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि नॉन लैप्सेबल फंड है ये। चौथा पॉइंट, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1, 2 एंड 4, 1, 2, 4 किस में है, इसमें है। जैसे 3 पता है कि गलत हो गया, ठीक है, अब बचता है 3 गलत हो गया, अब ये बचता है, ये बचता है, मैंने 1, 2, 1, 2 तो पक्का सही है, 4 वाले पे आपको रिस्क लेना था, ठीक। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी 10% कम से कम ऑब्जेक्ट को एनुअली इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है। एंड स्पेशल फोकस दिया जाता है वैसे एरिया में जहां शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन होता है विथ 15%, 7.5% MP-led फंड्स ईयरमार्क रेस्पेक्टिवली। 15% कम से कम शेड्यूल का, 7.5% फंड जो है वो यहाँ शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए खर्च होना चाहिए, राइट। दूसरा कि इसको बेसिक फैसिलिटी जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन बेस्ड ऑन लोकल नीड्स, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। एनुअल इंटाइटलमेंट 5 करोड़ का रिलीज होता है 2 इंस्टॉलमेंट में, 2.5 करोड़ ईच बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बेस्ड ऑन अनस्पेंड फंड एंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स। फंड्स आर नॉन लैप्सेबल, जो कि हम पहले बता चुके हैं, एंड कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर फंड। थोड़ा सा हो ये रहा है कि हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम लगातार ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब 5 मिनट अभी फिर इसके कारण थोड़ा सा अगर आवाज़ में इशू हो रहा होगा तो प्लीज़ मतलब सॉरी फॉर डैट, प्लीज़, एंड थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप लोग भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 months। दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 6 months, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 लिखा हुआ है। State cannot enter into any contract with private corporation for sharing of Aadhaar data. This is correct. अच्छा, इसको देखते हैं एक बार ऐसे सॉल्व करके। ये स्टेटमेंट तो हम लोग मतलब लॉजिकली भी सोच सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ पे है, ठीक है। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अब आप एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट मतलब कितना बार ये चीज़ बोल चुका है ना कि आधार मैंडेटरी उस सेंस में नहीं है, ठीक, कि आपको कोई मतलब चीज़ अवेल करना है उसके लिए आधार वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है एक स्पेसिफिक केस में। तो ये स्टेटमेंट तो आप ऐसे ही बोल दोगे कि गलत है। 3 जहाँ आप गलत बोलते हो, 3 ये गलत, ये गलत, आंसर पे आराम से पहुँच गए हम लोग। अगर हमको 1 के बारे में नहीं भी पता है तो भी पहुँच जाएंगे। एंड यही तो हम बार बार आपको बोल रहे कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन पढ़ के पहली बार कि आधार मेटा डेटा, अब पता ही नहीं है मेटा डेटा क्या होता है, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, पूरा एक बार पढ़ो, थोड़ा लॉजिकली सोचो, हो सकता है काम बन जाए। एंड इस तरीके का रिस्क आपको लेना पड़ेगा। फिर से देखते हैं ये स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम था क्या कि स्टेट एंटर नहीं कर सकता ना, क्योंकि यही चीज़ पे तो बार बार मतलब प्रॉब्लम हो रहा था ना कि स्टेट क्या करेगा, कल चल गया प्राइवेट कॉर्पोरेशन को हमारा डेटा दे देगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। हाउ कैन इट बी मैंडेटरी? कितना बार मतलब इसी बात पे तो मतलब
वो प्रॉब्लम हुआ है। जैसे राशन में भी एक बच्ची का डेथ हो गया था बिकॉज उसका आधार कार्ड नहीं था, तो कितने लोग PIL फाइल किए कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आधार कार्ड के चलते उसको राशन नहीं मिल रहा है, तो वो मैंडेटरी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो 3 गलत, जैसे 3 गलत हुआ, मेरा ये गलत ये गलत, 2 पक्का सही है, 2 सिर्फ इसी में है, अब 4 पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन 4 सही स्टेटमेंट है। ध्यान रखना, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स, वो बेनिफिट्स जिसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। आंसर बी 2 एंड 4। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि वेलफेयर स्कीम फंडेड बाय फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहाँ पे आधार चाहिए फॉर डिलीवरिंग बेनिफिट्स टू इंटेंडेड बेनिफिशियरी, ठीक है। एंड ये आधार से रिलेटेड जो एक्ट है उसका 57 सेक्शन 57 कहता है कि आधार एक्ट, सेक्शन 57 ऑफ आधार एक्ट अलाउिंग बॉडी कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल टू सीक ऑथेंटिकेशन, दिस वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट। यही बात तो हम आपको बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसी पे तो मतलब लोग को मैंने विवाद हो रहा था ना, टेंशन हो रहा था, एंड फिर उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। एंड फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार मेटाडेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 6 मंथ। एंड फिर 2018 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है कि आधार इज नॉट मैंडेटरी फॉर परस्यूइंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट बट कैन बी वॉलंटरली यूज्ड फॉर KYC। IRDA has also issued similar rules कि आधार is not mandatory for obtaining insurance product। IRDAI क्या है, इंश्योरेंस के फील्ड का रेगुलेटरी बॉडी है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट चैप्टर, that is constitutional and non-constitutional bodies, chapter number 8. Now question number 1, this is from 2023, one of the मतलब easiest question था ये। Consider the following organization bodies in India। पहला बोल रहा है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, फिर दूसरा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, फिर तीसरा नेशनल लॉ कमीशन, एंड चौथा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो इसमें से सिर्फ यही एकमात्र बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ये बाकी 2, 3, 4 में जो मेंशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आंसर हो जाएगा A1 ओनली, एंड दिस इज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102, राइट। चलो अब देख लेते हैं जल्दी से। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एस्टेब्लिश थ्रू 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2018 में पास हुआ था। दिस इज गवर्न्ड बाय आर्टिकल 338B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। NHRC के बारे में बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्रिएटेड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। Now the third body which is mentioned is National Law Commission। ये भी एक advisory ad hoc body है created through an executive order, right, by Government of India working on legal reforms। It is neither a constitutional nor a statutory body। Constitutional body मतलब जो संविधान के थ्रू बन रहा है, right, संविधान में जिसका जिक्र है संविधान के थ्रू बन रहा है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब किसी कानून को पास करके जिसको बनाया जा रहा होगा, राइट। जैसे ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बनाता है, ठीक है, तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। नाउ अब ये जो नेशनल लॉ कमीशन है इसको क्या बोल रहा है कि ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल ना ही स्टैट्यूटरी है बिकॉज इट इज़ मेड थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये क्वाजी जुडिशियल स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कोई तो एक्ट के थ्रू बना होगा। वो एक्ट का नाम क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको बाद में अमेंड करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बना दिया गया टू हैंडल द कंज्यूमर डिस्प्यूट, राइट। तो सिर्फ एक ही ये बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अटॉर्नी जनरल के रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे पूछ रहा है कौन कौन सा सही है। पहला, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meeting of the Parliament of India। एकदम नहीं। अटॉर्नी जनरल तो एक सेंस में सही भी है, सॉलिसिटर जनरल तो एकदम नहीं होगा ये आंसर में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया submits his resignation when government appointed submits his resignation when the government which appointed him resigns। ठीक, तो ऐसा नहीं होता है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से थोड़ी है, ये तो एक कन्वेंशन है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करता है, ठीक। तो जब कभी भी मान लो सरकार गिरती है या दूसरा सरकार बनता है, राइट, तो उस केस में दूसरी नई गवर्नमेंट बनती है, तो उस केस में ये अटॉर्नी जनरल जो है वो अपना रेजिग्नेशन गवर्नमेंट को दे देते हैं, ये होता है। बट दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ यू नीड टू कीप इन माइंड। ये यहीं पे वी नीड टू मेक आवर सेल्फ अलर्ट, राइट, कि हमको ये सब चीज़ मतलब देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यही चीज़ तो होता है, बट दिस इज़ नॉट व्हाट इज़ मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर होगा नीदर 1 नॉर 2। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्स अटॉर्नी जनरल टू रिजाइन व्हेन द गवर्नमेंट चेंजेस।
ये कस्टमरी मतलब प्रैक्टिस है ना, फॉर अटॉर्नी जनरल टू रिजाइन व्हेन गवर्नमेंट व्हेन द अपॉइंटिंग गवर्नमेंट लीव्स ऑफिस। दिस इज बिकॉज आर्टिकल 76(4) कहता है कि अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया बिकॉज ऑफ दिस। नाउ ये फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए आर्टिकल 88 ग्रांट्स एवरी मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द राइट टू स्पीक इन, टेक प्रोसीडिंग्स, take part in the proceedings of either house of parliament, any joint sitting, any committee of the parliament of which they are named a member, however they are not entitled to vote by virtue of this article। तो प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, अब वो प्रोसीडिंग हाउस का हो, ज्वाइंट सिटिंग का हो, किसी कमेटी का हो सकता है। राइट टू स्पीक होगा, राइट टू पार्टिसिपेट होगा, बट राइट टू वोट नहीं होगा, है ना, क्योंकि इलेक्टेड नहीं है ना, समझने का बात है। एंड ये सब अगर कुछ है भी तो ये अटॉर्नी जनरल को मेंशन है, ना कि सॉलिसिटर जनरल को। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल का तो मेंशन ही नहीं है इस आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में। इन कॉन्ट्रास्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हु असिस्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट possesses दिस privileges as office of solicitor general is not a constitutional office। now next question number 3, this is from 2017। बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 member बॉडी। दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करंटली जो है वो 3 member बॉडी होता है। 3 member बॉडी है, एक आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड 2 आपको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। ठीक, चलो दूसरा तो ये तो गलत हो गया, 1 गलत तो ये गलत हो गया। नाउ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शन। नो इलेक्शन कमीशन हिम मतलब इट सेल्फ डिसाइड्स, राइट, कोई होम मिनिस्ट्री वगैरह नहीं डिसाइड करता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। दिस इज करेक्ट ना। वो शिवसेना वाला केस या अदर केसेस भी अगर आप न्यूज़ में देखे सुने होंगे तो आपको मतलब ये चीज़ पता चल जाएगा, राइट, कि ये स्टेटमेंट सही है। तो 2 भी गलत हो गया, 2 भी गलत, आंसर इज 3 ओनली। ठीक, चलो सो देख लेते हैं जल्दी से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के हिसाब से इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स एज प्रेसिडेंट में अपॉइंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। करेंटली अगर देखा जाए तो 2 मेंबर्स हैं बिसाइड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दैट इज टोटल 3 है। Article 324 gives Election Commission power of superintendence, direction, control of elections to Parliament, State Legislature, President, Vice President of India। तो ये सारे इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन करता है कवर, एंड सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, ये सब चीज़ का पावर किसको है? इलेक्शन कमीशन को ही है, ना कि यूनियन होम मिनिस्ट्री को। और डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग क्या है कि इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्प्लिट मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। हाउएवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है दिस कैन बी चैलेंज इन कोर्ट्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज फ्रॉम 2013, अटॉर्नी जनरल के बारे में है। देखते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, एकदम। बी अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ लोकसभा, एकदम सही है। स्पीक इन द लोकसभा, एकदम सही है। वोट इन लोकसभा, एकदम गलत है, पढ़ चुके हैं पहले भी। तो 4 किस में है? इसमें है, हटा दो। 1 2 3 सही, आंसर सी होगा। ठीक है, वही सेम बात, चीफ लीगल एडवाइजर आर्टिकल 76(1) के हिसाब से हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, प्रेसिडेंट इनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है इनको। ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं है, ठीक है। एंड वही चीज़ तो पढ़े थे कि जैसे गवर्नमेंट मतलब हटता है तो ये रिजाइन कर देते हैं। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग ऑफिस प्रेसिडेंट्स प्लेजर। राइट टू स्पीक होगा, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स होगा, ज्वाइंट सिटिंग, कोई भी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, बट डज नॉट हैव द राइट टू वोट। ठीक है, वोटिंग राइट्स नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी डज नॉट या डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? बताओ। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एकदम नहीं। प्लानिंग कमीशन, एकदम नहीं। जोनल काउंसिल, एकदम नहीं। आंसर क्या होगा? हमसे पूछ रहे हैं डज नॉट फाइंड मेंशन, तीनों के तीनों नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। आंसर 1 2 एंड 3 तीनों होगा। ठीक है, चलो तो एक बात तो जैसे मान लो कि अगर थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज़न इसमें होता है, ठीक है, तो 1 एंड 2 तो पक्का पता ही नहीं होगा, तो 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है। 3 वाले में लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ठीक है, अगर आप मतलब पढ़े हो ठीक से तो मतलब आप ये कर लोगे, क्योंकि ये जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू बनाया गया है। जोनल काउंसिल एडवाइजरी बॉडी फॉर्म टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, grouped into 5 zones, created under Part 3 of State Reorganization Act 1956. Planning Commission क्या है? Was established to improve the living standard through resource exploitation, production increase, employment opportunities, and it is neither a constitutional nor a statutory body. National Development Council का बात करेंगे तो this was set up on
6 अगस्त 1952 टू मोबिलाइज रिसोर्स, प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट, एंड ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था 2013 का ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग, अच्छा ये क्वेश्चन को सिंपल क्यों बोले, क्योंकि हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस वक्त ही हम लोग मतलब मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ लेते हैं। अब वहाँ तो कहीं ये सब सुनते नहीं हम लोग। दूसरा, हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी कुछ कुछ पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट बॉडीज़, ठीक, या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी। तो मतलब इतना सारा कुछ जब आप पढ़ोगे तो आपको मतलब खुद ब खुद समझ में आ जाएगा ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं, क्योंकि आप तो बहुत सारे बॉडीज़ पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को। अब उसमें ये सब पढ़ ही नहीं रहा है, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है या नहीं है, सिर्फ यही तो पूछ रहा है ना। इतना तो मतलब हो ही सकता है हम लोग से मैनेज। नो, क्वेश्चन 6, दिस इज फ्रॉम 2012, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द नोटिसेबल फीचर्स ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 13th फाइनेंस कमीशन। 2012 का क्वेश्चन है ये। अब ये आज के हिसाब से देखा जाए तो ये एक आउटडेटेड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अभी तो मतलब अगर हम लोग को पढ़ के भी जाना है प्रीलिम्स के लिए तो हम लोग इन ग्रेट डिटेल 15th फाइनेंस कमीशन पढ़ के जाएंगे। 16th फाइनेंस कमीशन का जहाँ तक बात है तो ये अपना रिपोर्ट कहीं ना कहीं अक्टूबर 2025 में जमा करेगा, एंड जो कि मतलब अभी तो मतलब बहुत लंबा समय है ना, तब तक हमारे प्रीलिम्स वगैरह तो मई में ही हो जाएगा। ठीक, तो अगर पढ़ के जाना होगा तो यही तो ठीक है। अगर ये क्वेश्चन तो उस समय के हिसाब से इम्पॉर्टेंट रहा होगा। अब इसका अगर आंसर देखना है कि नोटिसेबल रिकमेंडेशन क्या रहा है, तो डिज़ाइन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड अ कंपनसेशन पैकेज लिंक्ड अडहेरेंस टू प्रपोज डिज़ाइन, दिस स्टेटमेंट वाज करेक्ट। A design for creation of lakhs of jobs in next 10 years in consonance with India का demographic dividend, तो ये स्टेटमेंट गलत था। Devolution of specified share of central taxes to local bodies as grant, this was also correct। देखो जस्ट क्वेश्चन पूछा था इसलिए आई हैव मेंशन्ड हियर, ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का ये है और ये होगा, राइट। अच्छा, तो जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ कुछ कुछ लिखा हुआ है, बस वो आप देख लो। अब इस तरीके का कोई भी मतलब रिकमेंडेशन मेंशन नहीं था कि लैक्स ऑफ जॉब, इसको तो मतलब देख के ही हम लोग काट सकते थे। ठीक, तो 1 और 3 अगर आप मतलब जा सकते थे तो मतलब अगर उस वक्त लॉजिकल गेसिंग के थ्रू अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो एक तरफ 1 3 था, एक तरफ 3 था, ये 2 वाला तो वैसे भी हम लोग काट सकते थे। ठीक है, क्योंकि देखो ना स्टेटमेंट पढ़ो, लैक्स ऑफ जॉब इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। और ये जो कमीशन था, दिस फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 टू रिकमेंड distribution of central tax revenues between union and states। 13 फाइनेंस कमीशन विजय किलकर सर इसको चेयर करते थे, एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 25 फरवरी 2010। ठीक, अब उस समय के हिसाब से देखो कि ठीक ही पूछा है, क्योंकि मतलब वही तो चलेगा ही, 13 फाइनेंस कमीशन ही उस समय। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है इन इंडिया अदर देन इंश्योरिंग दैट funds are used efficiently and for intended purpose, what is the importance of the office of CAG। 2012 का क्वेश्चन है कि अदर देन इंश्योरिंग कि फंड्स एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है एंड जो पर्पस के लिए उसी पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, इसके अलावा CAG दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम क्या है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन से आर्टिकल के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाता है, तो आर्टिकल 148। यही कुछ कुछ आर्टिकल्स ध्यान रखना है। आर्टिकल 76 आप बताओ किसके लिए है, अभी जस्ट पढ़े हम लोग। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। एंड या CAG हो गया ये। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, जैसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि CAG एक्सरसाइजेज एक्सचेकर कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। एकदम नहीं, दिस इज रॉन्ग। पढ़ेंगे क्यों। CAG रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम बाई मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये स्टेटमेंट सही है। Information from CAG reports can be used by investigating agencies to press charges against those who have violated the law while managing public finance। एकदम सही है, and इसको तो मतलब किया भी गया है बहुत बार। While dealing with audit and accounting of government companies, CAG has certain judicial powers for prosecuting those who violate the law। एकदम नहीं। तो आंसर हमसे पूछ रहा करेक्ट कौन है, आंसर 2 और 3 दैट इज C। देख लो एक एक करके। जैसे पहला, CAG इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू पार्लियामेंट थ्रू ऑडिट रिपोर्ट एंड इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू पार्लियामेंट। दूसरा, CAG रिपोर्ट्स कैन सपोर्ट इन्वेस्टिगेशन बट कैन नॉट इंडिपेंडेंटली एस्टेब्लिश लाइबिलिटी और लीड टू प्रोसिक्यूशन। और ऐसा रूल किया गया था कब, कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा 2016 में। आर्टिकल 148 एस्टेब्लिश करता है CAG को। CAG सबमिट करता है रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, फाइनेंस अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग टू प्रेसिडेंट हु प्रेजेंट्स दोज रिपोर्ट्स टू पार्लियामेंट
फॉर एग्जामिनेशन बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी। CAG ऑडिट करता है गवर्नमेंट कंपनीज को बट लैक्स जुडिशियल पावर टू प्रोसिक्यूट लॉ वायलेशंस। यहाँ तक सही है क्या? ठीक है, चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 विथ रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? करेक्ट पूछ रहा है। इट इनकरेजेस इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है क्या? बताओ। गलत। इट फैसिलिटेट द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एकदम नहीं। इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एकदम नहीं। नन ऑफ ए बी सी आर करेक्ट। जो फाइनेंस कमीशन है जिसको 280 के आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश किया जाता है, वो क्या रिकमेंड करता है? वो रिकमेंड करते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड टैक्स बिटवीन सेंटर स्टेट्स, अलोकेशन अमंग स्टेट्स, principle of granting aid to state from consolidated fund of India, measures to augment consolidated fund of states for panchayat and municipalities based on state finance commission's recommendation, any other matter referred by president for sound financial management। एंड ABC ये तीनों में नहीं है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर के हिसाब से ये भी आंसर था, बट UPSC के ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से ये है। तो ये आंसर अगर अगली बार रिपीट होगा तो ध्यान रखना है आपको कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? दिस इज रॉन्ग। एंड या वही देख लिए, चेयरमैन 4 मेंबर्स होंगे अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर अ टर्म स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर विथ एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन एज क्वाजी जुडिशियल बॉडी के रूप में स्टेब्लिश करता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट चैप्टर, एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर फॉर पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। पहला क्वेश्चन देखते हैं। In India, Legal Service Authority provide free legal services to which of the following types of citizen? 2020 का ये क्वेश्चन है। ठीक, अब ये क्वेश्चन टफ था, ठीक है, एकदम टफ था। तो इसमें पहला बोल रहा है कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो पहला, पर्सन विथ एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, एनुअल इनकम 1 लाख से कम हो तो क्या वो एलिजिबल होगा? एकदम होंगे। दूसरा, ट्रांसजेंडर विथ एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख, ये भी होगा। मेंबर ऑफ OBC विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख, OBC के रिगार्डिंग कोई भी मतलब प्रोविजन नहीं है। ठीक, तो ये गलत हो गया। ऑल सीनियर सिटीजनशिप, ऑल सीनियर सिटीजन्स, तो ये भी गलत होगा। तो मतलब 1 and 2 करेक्ट पूछा है, आंसर ए होगा। ठीक है, ऑल सीनियर सिटीजन्स ये मतलब ऐसे भी सोच के मतलब हम लोग क्रॉस कर सकते थे। ठीक है, तो या आंसर 1 and 2 अब देख लो जल्दी से। पहला तो ये कि स्टेटमेंट 3 जो OBC वाला है कि OBC के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन है नहीं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड करता है फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेस लोक अदालत फॉर एमिकेबल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यहाँ तक ठीक। सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल सर्विसेज अंडर सेक्शन 12 ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, कौन कौन लोग होंगे? तो देखो ये कुछ लोग हैं जैसे मेंबर ऑफ शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, victims of trafficking in human beings or begar under Article 23 of the Constitution, women, child, mentally ill, disabled person, victim of mass disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake, industrial disaster, industrial worker, income level के बेसिस पे तो इन लो इनकम, एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, देखो यहाँ पे। सीनियर सिटीजन तो कैसा? एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख, यहाँ लिख दिया सारा, सीनियर सिटीजन तो नहीं होगा। ट्रांसजेंडर एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख, देखो यहाँ पे 2 लाख लिखा हुआ है। तो थोड़ा स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन था। मतलब अगर आपको ये पता होता है कि 4 पक्का नहीं होगा एंड 3 के बारे में अगर आप श्योर होते कि OBC के रिगार्डिंग कोई वो नहीं है प्रोविजन, तब आप यहाँ के आंसर पे पहुँचते अगर एक एक चीज़ याद नहीं भी होता तो। लेकिन दिस वॉज द टफ क्वेश्चन, नो डाउट। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है वो रिव्यू करता है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को, वो रेगुलेटर जो रेगुलेट कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन को, इंश्योरेंस को, इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन कर सकता है? तो इसको आप एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करने का प्रयास करो। क्या नीति आयोग रेगुलेट कर सकता है? सोचो। 5th नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फाइनेंस कमीशन रिव्यू कर सकता है क्या? फाइनेंस कमीशन काहे के लिए रिव्यू करेगा भाई? उसका क्या मतलब लेना देना है इससे? तो फाइनेंस कमीशन नहीं होगा, 3 नहीं होगा, आंसर होगा 1 and 2। देखो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, हटाओ, सब बेकार का बात। समझ में आ गया? ठीक, तो बहुत बार अगर नहीं भी पता ना, एक बार समझने का प्रयास करो ना, नीति आयोग का क्या करना है ये सब चीज़ें। फाइनेंस कमीशन पढ़ चुके हम लोग, नहीं काम है ये रिव्यू वगैरह करना। ठीक, तो एडहॉक कमेटी पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी रिव्यू करता है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म कमीशन, नीति आयोग ये सब रिव्यू नहीं करता है।
एडहॉक कमेटी के बारे में बात करें तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए मतलब बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, एंड जब वो पर्पस वो टास्क कंप्लीट हो जाता है तो ये अपना रिपोर्ट सबमिट करता है और वो खत्म हो जाता है, मतलब उसके बाद उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। दिस इज क्रिएटेड बाय हाउस स्पीकर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ बोथ द हाउसेज, जैसा ज़रूरत होगा। ये इन्वेस्टिगेट करता है सीरियस इशूज को इंक्लूडिंग लार्ज स्केल फ्रॉड और करप्शन। पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, टोटल 24 कमिटीज़ हैं कवरिंग various central ministries and departments, review work of ministries and examine functioning of regulators within their jurisdiction। जो जिसके jurisdiction में जो regulator आएगा उसको ये लोग examine करेगा, review करेगा। क्लियर है? लॉजिकली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। नाउ थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम 2013, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। देखो यहाँ भी वही पूछा था ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से रिलेटेड, यहाँ भी वही है। विथ रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। नहीं भी पता है तो भी सोचो कि आखिर और क्या काम हो सकता है। पढ़े तो है ना यहाँ पे भी, यहाँ देखो यहाँ भी तो पढ़े थे, फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक, इट इश्यूज गाइडलाइन फॉर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट लीगल प्रोग्राम एंड स्कीम्स थ्रू आउट द कंट्री। क्या इश्यू है, क्यों नहीं कर सकता है? नेशनल लेवल वाला तो स्टेट लेवल के लिए कर ही सकता है। ठीक, 1 and 2 तो बहुत बार अगर नहीं भी पता है तो मतलब सोच के रिस्क लिया जा सकता है, एंड यही सारे रिस्क को मतलब आपको ना मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के समझ में आएगा। जैसे नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन एंड ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, हर स्टेट के पास अपना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है जो नालसा के पॉलिसीज़ को प्रोवाइड नालसा के पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, साथ ही साथ प्रोवाइड करता है फ्री लीगल सर्विस एंड ऑर्गेनाइज करता है अदालत को। नालसा सेट करता है पॉलिसी गाइडलाइन इफेक्टिव स्कीम्स फॉर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट एज पैट्रॉन इन चीफ। ध्यान कर लो इसको एज अ फैक्ट, हालांकि हम लोग पढ़ेंगे ही। एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी आर सेटअप इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू इम्प्लीमेंट द लीगल सर्विस प्रोग्राम चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट जज। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो कि आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन। तो अगर मान लो ये एक आर्टिकल अभी याद रखो, कोट करेंगे ना, प्रीलिम्स निकालना है कैसे भी, मेंस में मतलब यही सब चीज़ तो कोट करना है बढ़िया से। आर्टिकल 14, 22(1) इंश्योर इक्वालिटी बिफोर जस्ट लॉ एंड जस्टिस फॉर ऑल। क्लियर है? चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज विथ रेफरेंस टू डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2012 का ये क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन के साथ आपके पॉलिटी का 2011 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, राइट? तो डिलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। द ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। अगर डिलिमिटेशन कमीशन के रेस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। ठीक, दिस इज करेक्ट कि ऑर्डर of delimitation commission cannot be challenged in any court of law। दूसरा कह रहा है when orders of delimitation commission are laid before Lok Sabha or state legislative assembly they cannot effect any modification in the order। ये भी सही है। ठीक, तो आंसर क्या होगा? C, both 1 and 2। Delimitation Act 2002 was enacted to form delimitation commission based on 2001 का census correcting the electoral constituency size distortion। यहाँ तक ठीक। डिलिमिटेशन इन्वॉल्व करता है फिक्सिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज एज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कमीशन का टास्क इज टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज फॉर इक्विटेबल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। 4 बार सेटअप हुआ है, 52 में, 62 में, 72 में एंड 2002 में, एंड ये भी एक बार पूछा है ना क्वेश्चन, ध्यान आ रहा है आपको? The Delimitation Commission is a high-powered body appointed by President of India after Parliament enacts delimitation law. Its order have the force of law and cannot be challenged in court. When the orders are laid before the Lok Sabha and State Legislative Assembly, कोई भी changes इसमें नहीं किया जा सकता। ठीक है? So here we completed our Indian polity के जो भी previous year questions थे right from 2011 से लेके 2024। And if you want to get the PDF, प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। अगर आप ये पूरे सीरीज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि आपको सीरीज़ ये कैसा लग रहा है। ठीक है? एंड या इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो लाइक द वीडियो, बिकॉज यूट्यूब का एल्गोरिदम इसी तरीके से काम करता है। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ लाइक्स कमेंट्स हैं तो वो वीडियो को यूट्यूब प्रमोट करता है, एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग ऑल दिस टू लाइक एंड कमेंट।
एंड या इसके बाद वी विल सी साइंस एंड टेक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग इन ग्रेट डिटेल जितना यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड है उतना हम लोग सारे का सारा क्वेश्चन देखेंगे 2011 से लेके 2024 तक। एंड इसके बाद तो हम मतलब 1000 बार बोल चुके हैं कि इसके बाहर आपको कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं, राइट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।